सभी को मेरा सादर अभिवादन। कम्युनिकेशन टुडे बाइलिंगुअल बाई-एनुअल जर्नल एवं राइटर्स रिजर्वॉयर फाउंडेशन नाउ रजिस्टर्ड के संयुक्त प्रयास से आयोजित सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। Am I audible, sir? Yes. प्लेटफॉर्म्स, ऑडियंसेस एंड कंटेंट टाइप्स विषय पर 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। कम्युनिकेशन टुडे एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शोध पत्रिका है जिसकी स्थापना प्रोफेसर संजीव भानावत जी द्वारा की गई थी। यह पत्रिका मीडिया, संचार, पत्रकारिता और जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर समृद्ध विमर्श और अकादमिक संवाद को बढ़ावा देती है। पिछले 2 दशकों से पत्रिका शोध और व्यावहारिक मीडिया चिंतन का महत्वपूर्ण मंच रही है। राइटर रिजर्वॉयर फाउंडेशन यह संस्था लेखकों, शिक्षाविदों, मीडिया पेशेवरों और रचनात्मक विचारधाराओं का सशक्त मंच है। संस्थापक निदेशक नेतृत्व में यह संगठन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यशालाएं, पुस्तकों का प्रकाशन, रचनात्मक अभियान संचालित कर रहा है। राइटर रिजर्वॉयर का उद्देश्य है शब्दों से संवाद और संवाद से परिवर्तन। तो आइए चलें इस यात्रा के साथ। जब कंटेंट बनेगा हमारी नई बात, कहानी होगी, तकनीक भी होगी और सुजन की हर शाम खास रहेगी। सबसे पहले हम हृदय से स्वागत करते हैं हमारे विशेष अतिथि, इस 5 दिवसीय कार्यशाला के मुख्य वक्ता, स्टेट वीडियो हेड, दैनिक भास्कर डिजिटल, श्री अमित शर्मा जी का। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अमित शर्मा जाने माने मीडिया कर्मी होने के साथ साथ मीडिया कोच भी हैं। श्री अमित शर्मा जाने माने लेखक, रंगमंच कलाकार एवं कवि भी हैं। अमित जी का स्वागत डिजिटल पुष्पों के साथ। वाह। इसी स्वागत की कड़ी में अमित जी को स्वागत डिजिटल प्रशस्ति पत्र के साथ। धन्यवाद, थैंक यू आस्था। कार्यशाला के सलाहकार, प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक एवं कम्युनिकेशन टुडे बाइलिंगुअल बाई-एनुअल जर्नल के संस्थापक संपादक प्रोफेसर संजीव भानावत जी का भी अभिनंदन, आभार। दिल से स्वागत है हमारी आयोजन समिति के समर्पित सदस्यों का, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यशाला मूर्त रूप में लाई गई। डॉक्टर आस्था सक्सेना, डॉक्टर अदिति पारेख, डॉक्टर दीपशिखा पारेशर, सुश्री बबीता शर्मा, सुश्री रमा चौधरी, सुश्री ऐश्वर्या माथुर, आप सभी का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं डिजिटल जन्मदिन शुभकामना संदेशों के साथ। 19 जुलाई भानावत सर का जन्मदिन था। हमने आपको डिजिटल मैसेजेस भेजे और आपको डिजिटल फॉर्म में आपको शुभकामनाएं यहाँ भी प्रेषित करेंगे। कम्युनिकेशन टुडे और राइटर रिजर्वॉयर के बिहाफ पर आपको हम हैप्पी बर्थडे कहना चाह रहे हैं इस मंच पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस अतिशय स्नेह के लिए। 19 जुलाई 2025, जिनकी कलम ने पत्रकारिता को दिशा दी, जिनके विचारों ने नई पीढ़ियों को दृष्टि दी, ऐसे युग दृष्टा, शिक्षाविद, संपादक और मार्गदर्शक को आज हम समर्पित करते हैं शुभकामनाओं के पुष्प। को गर्व है कि 19 जुलाई को हमारे प्रेरणादायक गुरु, लेखक एवं संपादक आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी का जन्मदिन था। सर, राइटर रिजर्वॉयर की तरफ से आपको फिर से हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। हम सभी सर, आपके अनुभव, दृष्टिकोण और मार्गदर्शन से हम सभी निरंतर प्रेरित होते हैं। आपके सानिध्य में रचनात्मक शोध और संवाद की नई ऊंचाइयां हम छू रहे हैं और इसी तरह से हम लोग इस तरह से बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स भी करते आ रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर से ही सही, पूरे दिल से के साथ जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे अमित सर को, हमारे विशेष गेस्ट को। अमित सर जी, अमित सर आपका जन्मदिन 13 जुलाई को था, एम आई नॉट रॉन्ग? जी बिल्कुल। 13 जुलाई 2025 सर। कम्युनिकेशन टुडे जर्नल और राइटर रिजर्वॉयर इंडिया की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान, रचना और नवाचार की आपकी यात्रा अनवरत चलती रहे। मुझे लगता है अधिकांश पुण्यात्मा जुलाई में ही जन्मी है शायद। बिल्कुल सर। थैंक यू आस्था, कर्टसी डॉक्टर आस्था सक्सेना। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर संजीव भानावत जी को, जो न केवल इस आयोजन के मार्गदर्शक हैं बल्कि मीडिया शिक्षा के एक आदर्श स्तंभ भी हैं। सर, कृपया आज की इस कार्यशाला के थीम प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर पधारें और विचार साझा करें। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रुचि गोस्वामी और आपकी पूरी टीम, जिन्होंने इस आत्मीयता से आज के हमारे रिसोर्स पर्सन भाई अमित शर्मा और मेरा जन्म दिवस
क्योंकि इसी सप्ताह इसी महीने में था, उस पर आप सभी ने शुभकामनाएं प्रकट की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमें बिना अधिक समय का व्यय किए हुए, क्योंकि ये जो हमारी वर्कशॉप है इसका हमने एक तरह से स्लोगन यही दिया था जब अमित जी से बात हो रही थी कि हर वर्ग और हर उम्र का व्यक्ति जो है इस कार्यशाला में सहभागी हो सकता है। हालांकि चूंकि देश के अलग अलग अंचलों से हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी से तो मेरा परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुतों के साथ संवाद कभी कभी अलग अलग मंचों पे होता रहा है। तो हमारे साथ हमारे विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठ प्रोफेसर, विज्ञान संकाय की प्रोफेसर अंशु डांडिया जी, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जितना शोध अनुसंधान किया है और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से वो सम्मानित हो चुकी हैं, और भाई प्रोफेसर अनिल मेहता, जो ट्रेनिंग के क्षेत्र में आज पूरे देश में जाना पहचाना नाम है। इसके अतिरिक्त रायपुर से एक वरिष्ठ पत्रकार है NK किशोर, वो हमारे साथ हैं, और भी अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे मित्र इसमें जुड़े हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि डिजिटल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आज शायद डिजिटल मीडिया के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। कोई ये कहे, हालांकि मेरे 1-2 पत्रकार मित्र हैं बहुत वरिष्ठ, 75 जो क्रॉस कर चुके हैं, उसमें से कुछ अभी भी बिना किसी मोबाइल के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई बार आश्चर्य होता है कि बिना मोबाइल के कैसे वो अभी भी लैंडलाइन से ही बात करते हैं जब भी बात होती है। तो ये भी एक ऐसी दुनिया है। तो शायद किसी ने मजाक में कहा था कि एक सुखी और व्यक्ति वही है जिसकी मोबाइल की बैटरी हमेशा भरी रहती है, अर्थात वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आपको गिनती के मिलेंगे। अब तो फोन में वो डिवाइस आ गई है जो आपको रोज सूचना दे देती है कि आपने आज 5 घंटे बिताए स्क्रीन पे या 6 घंटे बिताए। तो एक तरह से हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा इस डिजिटल मीडिया के साथ जुड़ता चला जा रहा है। तो ये जो हमारी दोनों इंस्टीट्यूशन है, राइटर्स रिजर्वायर और कम्युनिकेशन टुडे, इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम इस अकादमिक विमर्श की यात्रा को संयुक्त रूप से संचालित करें। उधर हमारी एक सीरीज चल रही है कम्युनिकेशन टुडे की, 169 वेबिनार हम कर चुके हैं। लेकिन ये जो हमारी सहभागिता है, ये मूल रूप से हमने किया है कि हम वर्कशॉप्स, सेमिनार और इस तरह की जो एक्टिविटीज है एक बड़े स्तर पे इनका आयोजन करें। तो अभी एक सेमिनार किया था और उस सेमिनार के जो पेपर्स थे उनको 2 पुस्तकों के रूप में ही छाप रहे हैं। तो जो उसमें हमें देश बल्कि विदेशों से भी हमारे यहाँ उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, तो उसी से प्रेरित होकर के जब भाई अमित शर्मा जी से मेरी एक बात हो रही थी, एक मीटिंग में हम साथ थे, चूंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में है और भास्कर का जो डिजिटल उनका सेक्शन है उसको आप हेड कर रहे हैं, और जो मित्र देखते होंगे डिजिटल ऐप भास्कर का, उसमें जिस तरह की न्यूज आ रही है, क्योंकि आज जर्नलिस्ट भी मल्टीटास्कर हो गया है, उसका ऑडियो भी अच्छा होना चाहिए, वीडियो भी अच्छा होना चाहिए, और उसकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ अपने आप को सीमित रखा है डिजिटल मीडिया का उपयोग करने को लेकर के, क्योंकि अब सोशल मीडिया भले ही नाम में इसके सोशल है या एक सामाजिक संवाद का माध्यम हम किसी दौर में मानते थे, लेकिन अब तो ये सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, ब्रांडिंग और सामाजिक परिवर्तन का मुझे लगता है कि एक सशक्त हथियार बन चुका है। आज हर उम्र का व्यक्ति, आप छोटे से बच्चे को देखिए जो मात्र 3-4 साल का है, वो भी इस मोबाइल से, वो शायद अपने पेरेंट्स को देख करके इतना चंचल या लालायित नहीं होता होगा जितने उस मोबाइल को जिस तरह से वो स्क्रॉल करता है। ये एक पता नहीं कौन सी दुनिया है, अद्भुत दुनिया है। तो बच्चे से लेकर के बड़े, ये सभी इस मोबाइल की दुनिया में एक तरह से खो गए हैं। तो एक तरह से हम एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के दौर में आ गए हैं जहां हर विषय का, हर तरह का ज्ञान हमारे सामने उपलब्ध है। लेकिन जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर, कुछ को तो हम रेगुलर यूज करते हैं, बाकी तो इसकी भी संख्या मुझे लगता है बहुत ज्यादा है ना। लेकिन जो हमारे देश में ज्यादा लोकप्रिय है, उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की अपनी एक भाषा है, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक एल्गोरिदम है। और इन प्लेटफॉर्म्स को समझना जो बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं, आप फेसबुक की बात करते हैं, आप यूट्यूब की बात करते हैं, आप लिंक्डइन की बात करते हैं, आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, आप थ्रेड्स की बात करते हैं, आप ट्विटर, जिसको पहले एक्स कहते थे हम, पहले ट्विटर था, अब उसको एक्स कहते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। इस हर माध्यम की अपनी प्रकृति है। इंस्टाग्राम यूथ में ज्यादा लोकप्रिय है, उसकी विजुअल इंपैक्ट उसका अपना एक अलग है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल का, जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए एक बड़ा उपयोगी प्लेटफॉर्म है। जो एक्स है वो एक तरह से सूचनाओं या उस तरह की जो जानकारी है खबरों को लेकर के, उसमें ज्यादा एक तरह से लोकप्रिय है। यूट्यूब पे तो भरमार है, कितने ऐसे विषय हैं जो आपको यूट्यूब पर आज मिल जाते हैं।
हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर हो रहा है। हर व्यक्ति के पास जरा सा भी इमेजिनेशन है, वो अपनी बात को कहना चाहता है, उसके पास ये सारे प्लेटफॉर्म है। कुछ समय पहले मैंने भी शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल। जितनी मेरी जानकारी और क्षमता है, 550 से अधिक वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। जो कुछ आप कहना चाहते हैं, तो हमें ऐसा लगा जब ये सब बातचीत हो रही थी कि हम बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन हम हवा में सब फेंके जा रहे हैं। मैंने बनाया, डाल दिया, ना समय का ध्यान रखा, ना टारगेट ग्रुप का ध्यान रखा, या किस तरह से कंटेंट को बेहतर बनाया जाए। तो जब अमित जी से बात हो रही थी और उनका जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर था, उसको देख के हमें लगा कि बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि हम जो इस समय की जनरेशन है, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग प्रोफेशन में, इनको कहीं समझाएं कि हम किस तरह से अपनी ऑडियंस को समझें। क्योंकि डिजिटल इस जो दौर है, डिजिटल एज है, इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम अपनी ऑडियंस को समझें, उस प्लेटफॉर्म की प्रकृति और संस्कृति को समझें। कौन सी आयु वर्ग के, कौन सी भाषा, कौन सी रुचि, और उसकी जो एक टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो डिजिटल बिहेवियर है, ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे उस कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। तो इन सारी चीजों को, बल्कि अब तो ये जो प्लेटफॉर्म है, जब मैं अपना यूट्यूब देखता हूं तो बाकायदा उसमें एक एनालिसिस आ जाता है कि आपके चैनल को कितने घंटे देखा गया, कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स आए, और उसमें फिर ये भी आता है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, किस क्षेत्र में कितने लोगों ने देखा, किस आयु वर्ग के लोगों ने देखा, कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन उसमें किस तरह से हो रहा है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो ये पता कर सकती है कि आपके YouTube चैनल को किसी व्यक्ति ने डाउनलोड करके अपने चैनल पे तो नहीं डाल दिया है। तो देखिए कहाँ कितना एडवांसमेंट हो रहा है। जो हम कॉपीराइट की बात करते हैं, वो सारी चीजें इसमें हो गई हैं। तो अब जो ऑडियंस है, वो केवल कंटेंट का कंज्यूमर नहीं है, बल्कि उसका एक सक्रिय पार्टिसिपेशन का उसका एक दौर में हम आ गए हैं। वो रिएक्ट करता है, वो टिप्पणी करता है, वो उसको शेयर भी करता है, और कभी कभी जो आपने लिखा है उस पर अपनी असहमति भी दर्ज करा सकता है। यदि आप एक्स पर जाए, ट्विटर जिसको हम कहते थे, उस पर जाए, तो आपको बहुत सारे, कई बार तो जो भाषा की या शालीनता की मर्यादाएं हैं, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। वो डिबेट अलग है, लेकिन इस स्थिति में हम लोग आ गए हैं। तो असहमति या विरोध, इस स्थिति में भी हम आ गए हैं। तो कंटेंट क्रिएटर के रूप में हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, या मैं यूं कहूं कि इसके डिजिटल एथिक्स भी है। तो एक किस तरह से हम इस डिजिटल मीडिया का एक समझदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ और एक सत्य निष्ठा के साथ उपयोग करें, ये हमारे सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। तो हम प्रयास करेंगे इन सारी तकनीकी समझ के साथ साथ कुछ उसके एथिकल पक्ष पर भी बात करें। सोशल मीडिया पे कंटेंट आप कई तरह से डालते हैं। आप टेक्स्ट भी डालते हैं, इमेजेस भी डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, इन्फोग्राफिक्स डालते हैं, रील्स का तो आप, मुझे लगता है युवा पीढ़ी बिल्कुल दीवानी या पागलपन की सीमा तक हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें मोनेटाइज भी हो रही हैं, पैसा भी अर्न कर रहे हैं। तो इस पैसे के चक्कर में, इस अंधी दौड़ में हम सब लोग बहे जा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से हमको हिट्स मिले, लाइक मिले, हमारी वेबसाइट पे लोग पहुंचे, हमारी रील को ज्यादा से ज्यादा देखें, तो उसमें कहीं हमारे जो दायित्व है उसको भी हम पहचान सके, या कैसे हम एक बेहतरीन तरीके से क्वालिटी जो मटेरियल है वो हम दे सकते हैं। हम कैसे अपने वीडियोस बनाएं, कैसे पॉडकास्टिंग करें। हर विषय की अपनी एक प्रस्तुति का तौर तरीका है। तो इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। रील्स को हम कैसे बनाएं, हम वीडियो एडिटिंग कैसे करें, कंटेंट की जो व्यू रचना है उसे कैसे करें। एक दौर था जब जो टेलीविजन में मित्र काम करते थे, बड़े बड़े कैमरे लेकर के और साथ में कैमरामैन को लेकर के कवरेज पे जाया करते थे। आज तो आपका मोबाइल सारे काम कर रहा है। तो इस मोबाइल में ही आपकी पूरी दुनिया सिमट गई है। और अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी के मोबाइल्स आ गए हैं, उसमें आप आसानी से, और मैं तो ये फील करता हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत यूजर फ्रेंडली है। वो आगे से आगे आपको बताते चलती है, अब ये कीजिए, अब ये कीजिए, अब ये कीजिए। तो थोड़ी सी भी यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, तो आप अपने क्षेत्र में, मुझे लगता है कि सफल हो सकते हैं। फिर अब दौर आ गया है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसने तो कंटेंट की दुनिया में, मुझे लगता है कि क्रांति पैदा कर दी है। ये अलग बहस है कि जो कंटेंट वो तैयार कर रहा है कितना उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है, कितना सही है, कितना गलत है। वो पूरी एक अलग बहस हो सकती है, और बहुत वेबिनार मैंने उन मुद्दों को लेकर की है। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे उन एआई टूल्स को, कि किस तरह से आप कैप्शन जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप स्क्रिप्ट लिखने में उसका सहयोग ले सकते हैं,
कैसे डिजाइनिंग के लिए सजेशंस ले सकते हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग में उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो एक तरह से एआई टूल्स आपके एक भरोसेमंद सहायक के रूप में आपके साथ खड़े हुए हैं। वो आप पर हावी नहीं होना चाहिए। अंततः मानवीय संवेदनाएं वो सबसे मुख्य है। तो आप उसको अपना अनुचर माने, उसको आप अपना सहचर माने, तभी मुझे लगता है उनका एक प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। कैनवा एआई की बात हम कर रहे हैं, चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं हम, है ना, बहुत सारे इसमें जो है वो जेमिनी की बात कर रहे हैं। हर हर एआई का अपना एक अलग अलग उसकी भी टेक्नोलॉजी, या ग्रोक की बात जैसे अभी हो रही थी कि वो गाली गलौज और एब्यूसिव की लैंग्वेज से उतर आया। आज ही मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, उन्होंने जो बाइडेन का एक एआई ऐसा वीडियो डाल दिया अपने वो जो ट्रुथ उनका है सोशल मीडिया जिसपे वो लिखते हैं उसके ऊपर कि बाइडेन को जो एफडीआई है, उनकी जो एजेंसी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जो करती है, उस एफडीआई ने उस बाइडेन को अरेस्ट कर लिया और उस चक्कर में हैंडकफिंग करते समय वो नीचे गिर गए। हालांकि इसकी आलोचना हो रही है कि एक राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का वीडियो नहीं डालना चाहिए, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो उनके हेल्थ को लेके इश्यूज उठे हैं उससे ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप हाईएस्ट लेवल पर जो दुनिया का सबसे अपने आप को ताकतवर राष्ट्र मानता है, उसका राष्ट्रपति इस एआई को लेकर के किस तरह के नकली वीडियो या एआई जनरेटेड वीडियो, आपको याद होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति के नाम से भी एक संदेश प्रसारित हो गया जिसमें उन्होंने सरेंडर करने की बात कही थी जेलेंस्की ने, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तो ये डीप फेक और पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, तो उसको लेकर के भी हम कोशिश करेंगे कि इस पर बातचीत की जाए। तो आज सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आपका अकाउंट तो हो ही हो, लेकिन केवल अकाउंट होना पर्याप्त नहीं है, उस पर आप पोस्ट कैसे करें। तो उसकी जो रणनीति है, एक सुविचारित रणनीति मैं कहूंगा, सोच समझ के आप करेंगे, कंटेंट तैयार करेंगे, उसकी जो ट्रेंडिंग थीम्स है उन पर ध्यान देंगे, यूजर एंगेजमेंट उसके साथ रखेंगे, उसके टाइमिंग का ध्यान रखेंगे और उसका जो एनालिटिकल डेटा है उसको आप ध्यान में रखेंगे, तो आप अपनी एक पहचान उसके साथ बना रख सकते हैं। क्योंकि हमें डर भी लगता है कि ये करेंगे तो वो नुकसान नहीं हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि आपको उस डर से बाहर निकाला जाए और उस डर से बाहर निकाल करके डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ये हमारी कोशिश होगी कि कैसे आप एक नियमित रूप से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से और अपनी एक पॉजिटिव प्रेजेंस के माध्यम से सोशल मीडिया में अपनी जो दृश्यता है, अपनी जो प्रेजेंस है, उसको बनाए रखें, ताकि आपकी विश्वसनीयता बढ़े, आपके जो भी एक्टिविटीज है उसका इम्पैक्ट बढ़े। तो ये जो सारा का सारा दौर है, इस पर आपसे बात करेंगे भाई अमित शर्मा, जिनका विस्तृत परिचय हमारी जो संचालिका है और रुचि गोस्वामी वो आपको देंगी। तो इस कार्यशाला को हम एक ऐसा मंच बनाने की हमारी कोशिश है कि उस डिजिटल डर को उसमें से निकाल करके हम एक आत्मविश्वास आप में पैदा कर सकें और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कहीं एक हम दिशा दे सकें। लास्ट में कम्युनिकेशन टुडे, चूंकि मेरा खुद का अपना एक उपक्रम है, लेकिन मैं जो ये राइटर्स रिजर्वायर इंडिया है, इसकी पूरी टीम जिन्होंने इस तरह से हमारे साथ सहयोग करके इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, डॉक्टर आस्था सक्सेना है, डॉक्टर रुचि गोस्वामी है, उधर डॉक्टर दीप शिखा है जो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर है, रमा चौधरी है जो रिसर्च स्कॉलर है, ऐश्वर्या है, कईयों के साथ मेरा एक शिक्षक और उस रूप में योगदान रहा, कईयों के साथ अलग अलग रूप में जुड़ाव रहा, डॉक्टर अदिति पारीक है जो स्वयं एक शिक्षक है IAS यूनिवर्सिटी में। तो डिफरेंट एरियाज के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबकी सहभागिता से ये जो हमारी अकादमिक यात्रा है वो एक तरह से आगे बढ़ रही है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया को हम एक सार्थक संवाद बना पाए, सार्थक संवाद का माध्यम बना पाए, न केवल खुद के लिए बल्कि समाज को भी और देश को भी एक प्रभावी दिशा दे सके। ऐसे दौर में जब फेक न्यूज की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है, कितना बड़ा चैलेंज हम देख रहे हैं, अपने सारे ग्रुप में कितनी खबरें आ रही हैं, तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो 5 दिन की कार्यशाला है वो जिन उद्देश्यों से हमने आयोजित की है और जिन अपेक्षाओं से आपने इसमें सहभागिता की है, उन कसौटियों पर हम सभी खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। डिजिटल दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों, नवाचारों एवं नई तकनीक के साथ चलने के लिए आज की कार्यशाला हम सभी के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगी।
अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री अमित शर्मा जी को, जो आज के सत्र को संबोधित करेंगे। अमित जी न केवल एक प्रख्यात मीडिया विशेषज्ञ हैं, बल्कि एक संवेदनशील लेखक, समर्पित रंगकर्मी, हृदयस्पर्शी कवि और दक्ष मीडिया कोच भी हैं। उनकी रचनात्मक दृष्टि और तकनीकी समझ नई पीढ़ी को डिजिटल युग में मार्गदर्शन देती है। लफ्जों की गवाही, स्वागत है नन्हे कदमों का, सारे जहां से अच्छा और जग जीते जगजीत जैसे अनमोल और सराहनीय प्रकाशन उनकी रचनात्मक यात्रा की उपलब्धियां हैं। अमित सर, हो सकता है मैं शायद कुछ कम बुक्स के नाम बोल रही हूँ, आप प्लीज बताइएगा और प्लीज इसमें एड ऑन कीजिएगा आप। अमित शर्मा की लेखन शैली की कुछ विशेषताएं: भावनात्मक गहराई और वैचारिक स्पष्टता, मीडिया और समाज का गहन विश्लेषण जो इनकी लेखनी में मिलता है या बुक्स में मिलता है, कविता, गजल और संवाद के माध्यम से प्रभावशाली अभिव्यक्ति, तकनीक और मानवीय संवेदना का सुंदर संतुलन, और सबसे विशेष बात जो मैंने ओवर द इयर्स नोटिस की है, एक सहज, विनम्र और संवेदनशील व्यक्तित्व। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री अमित शर्मा जी का और आज के सत्र की बागडोर उन्हें सौंपते हैं। अमित सर, the stage is all yours. थैंक यू रुचि मैम। भानावत सर, प्रणाम। इस वर्कशॉप में जुड़े सभी लोगों का स्वागत। क्योंकि हम 5 दिन साथ में जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, जो उद्देश्य है कि आप जिस भी सेक्टर में कर रहे हैं, मैंने लिस्ट देखी, अभी सब लोगों को देखा, मोस्टली हम यूनिवर्सिटी के लोग जुड़ते हैं तब उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन इनमें बड़ी संख्या पढ़ाने वालों की भी है। तो अपन ये भी मानते हैं कि हम सब लोग किसी न किसी उद्देश्य से इसमें जुड़े हैं। पहला दिन है तो थोड़ा भूमिका लंबा हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि आपने जुड़ते वक्त सोचा होगा कि शुरू होते ही कोई ना कोई काम की चीज आएगी, पर किसी ने बहुत खूबसूरत पंक्तियां कही हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने अपने जीवन को आसा कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो ये जो वक्त हमने लिया उसके लिए आपसे क्षमा। उसका उद्देश्य था कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर ले, इस कारण से ये थोड़ी भूमिका लंबी रखी गई। अब सिर्फ 5 मिनट हम और लेंगे, क्योंकि आज के दिन और अगले 4 दिन में आपको जो सारी चीजें देनी है वो हमने शेड्यूल तो कर ली, लेकिन आपका उद्देश्य जानना यहाँ बहुत जरूरी है। मैं एक एक नाम लूंगा, एक बार बस आप अपना प्रोफेशन और इस वर्कशॉप से आपके जुड़ने का उद्देश्य क्या है, वो जरूरी इसलिए है कि हम आज के दिन और अगले 4 दिन में उन सारे आपके जो आप टारगेट लेकर आए हैं उससे पूरा फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अदिति जी तो इस टीम के पार्ट में है। ऐश्वर्या जी, आप एक बार अनम्यूट करें और अपनी बात कहें कि सिर्फ आपको बोलना ये है आप क्या कर रहे हैं, इस वर्कशॉप से जुड़ने का रीजन क्या है। जो टेक्निकल जो बनती हैं वो उसका प्रोसेस जानना है, और खासकर आप इंडस्ट्री से है तो ज्यादा हमको जानने को मिलेगा। ग्रेट। चंचल जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। चंचल जी, चित्रा जी आप बताइए। Good evening, sir. I'm Chitra Lakshmi. I'm an assistant professor in visual communication from PSG College of Arts and Science, Coimbatore, and I'm a research scholar too. And my research area is social media marketing, influencer marketing particularly. So I thought the session would be helpful for me to do my research as well. क्या बात है, वेरी गुड। दयानंद जी। दयानंद जी अनम्यूट करें और बस बहुत जल्दी से 20 सेकंड 30 सेकंड में आप क्या करते हैं और इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है जुड़ने का। दीपक जी आप बताइए। दीपक सिंह जी। नमस्कार जी। हाँ दयानंद जी बताइए। मैं डॉक्टर दयानंद का ध्यान संस्कारम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और मेरा रिसर्च एरिया है सोशल मीडिया एंड इट्स कंटेंट एनालिसिस। इस पर मेरे 2 स्कॉलर हैं, वो उन्होंने टॉपिक ले रखा है और ये रिसर्च में गाइड करवा है। ठीक है सर। दीपक सिंह जी आप बताएं।
दीपशिखा पाराशर जी, अच्छा दीपक जी अनम्यूट है, बताएं। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि एआई के बारे में, एआई हम्म। टूल्स को हम अपने रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर अपनी क्लासेस वगैरह हैं, चीजें हैं, हम उसको कैसे चला सकें और बता सकें। आप करते क्या है दीपक जी? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी में, छत्रपति ठीक साहू। है, ओके जी। दीपशिखा जी नमस्कार सर। सर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सर मेरा ज्वाइन करने का पर्पस ये है कि बिकॉज मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो उसको समझने के लिए और जानने के लिए मैंने ज्वाइन किया है सर। ठीक है मैम। थैंक यू सर। दीक्षा जी, दीक्षा मित्तल जी। नमस्कार सर, मैं दीक्षा मित्तल। मैं फिलहाल SDMH में एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर वर्क कर रही हूँ। आई मैनेज देयर सोशल मीडिया एंड कंटेंट। साथ ही मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ विद द IIS यूनिवर्सिटी। सर मेरा टॉपिक भी इनफैक्ट यही है कि मैं सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा रिसर्च करूँ। तो विद दिस सेशन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे मेरे दोनों प्रोफेशनल लाइफ में भी और एकेडमिक लाइफ में भी इन्हांसमेंट होगा काफ़ी। ठीक है, डॉक्टर नितिन जी। यस, मैं टेक्निकल एजुकेशन में लास्ट 28 ईयर्स से आई एम टीचिंग सीनियर फैकल्टी। मैं ये इसलिए ज्वाइन किया है बिकॉज आई वांट टू नो हाउ टू इन्वॉल्व ग्राफिक्स विद टेक्स्ट इफेक्टिवली। जी ठीक है सर। रुचि जी को हम जानते हैं सभी। एकता दादी जी। एकता जी अनम्यूट कीजिए खुद को जी। नमस्कार सर। जी सर मुझे भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सिस्टम समझना है, इसीलिए ज्वाइन किया था सर। आप करते क्या है मैम? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर। ओके, सब्जेक्ट? ड्राइंग एंड पेंटिंग। अरे वाह। गीता जी, गीता गुप्ता जी। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। सर मेरा नाम गीता गुप्ता है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और एक एनजीओ के साथ जुड़ के समाज के लिए काम करती हूँ। तो बेसिकली मैंने ये वर्कशॉप इसलिए ज्वाइन की है कि मैं कुछ अच्छी, जो आजकल युवा संस्कार विहीन होता जा रहा है, कुछ अच्छी चीजें बनाकर परिवार में भी और समाज में भी उस पे वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग करके उन तक शेयर कर सकूं और बच्चों में जो है संस्कार निर्माण हो, इसलिए मैंने बेसिकली ज्वाइन किया। वेरी गुड। कमल जी, कमल शर्मा जी। जी कमल जी कहिए। कमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है कमल जी के कनेक्शन में कुछ इशू है। कमल जी बोले। हेलो सर, चंचल दिस साइड। सॉरी टू रिस्पॉन्स लेट ड्यू टू माइक्रोफोन सेटिंग्स। कोई दिक्कत नहीं चंचल जी, बताएं। सर मैं मीडिया स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर, और मेरा जो रिसर्च एरिया है वो OTT प्लेटफॉर्म्स है। इसी वजह से मैं ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाह रही हूँ ताकि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे एल्गोरिदम वगैरह काम करते हैं। ठीक है कमल जी, आप बोलना चाहेंगे तो अनम्यूट करके बोलिए, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, कमल जी की आवाज अभी भी नहीं आ रही। तो कमल जी एक बार आप एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर लें, कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। मीनल जी। सर गुड इवनिंग। मैं मीनल पेंट से, डॉक्टर मीनल पेंट से। मैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मेरे एरिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैं इस वर्कशॉप से, मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि थोड़ा सा हैंड्स ऑन मिले। AI टूल्स यदि आप बताएं इसमें कि विच आर प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर creating the content on social media and even analyzing the content on social media. सोशल मीडिया एनालिटिक्स के बारे में आप थोड़ा बताएं मुझे, और बच्चों में मैं इंटरेस्ट कैसे ला सकती हूँ ये पढ़ाते वक्त, हैंड्स ऑन कैसे दे सकती हूँ मेरे बच्चों को। मेरा ये पर्पस है सर। जी प्रेमजीत सिंह जी। थैंक यू।
प्रेमजीत सिंह जी अनम्यूट करें और अपनी बात कहें जल्दी से 20 सेकंड में। आगे बढ़ते हैं। नीमा जी। नीमा जी अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। नाइन नाम से एक अकाउंट मुझे दिख रहा है, NINE। अनम्यूट करें और अपना करंट प्रोफाइल और उद्देश्य बताएं। बढ़ते हैं आगे। प्रवीण सुल्ताना जी। Sir, good evening, sir. I'm Dr. Parveen Sultana from Hyderabad, Assistant Professor of Mass Communication and Journalism at Government Degree College for Women, Begumpet. At the outset, I would like to congratulate the whole team for organizing this one, sir. And my objective of joining this workshop is basically to understand the nuances of the emerging technologies so that I can provide the related information to the students and also understand the social media, sir. Thank you so much. All the best. More प्रबल of जी। practical is what we are looking for. जी Thank you, जी। sir. प्रबल जी। प्रबल प्रताप सिंह जी। बढ़ते हैं आगे। अंशु डांडिया जी। नमस्कार, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, but still very active in the field of research. I am emeritus scientist, and also we have developed means research. In addition to research idea, I am entrepreneur also. I am founder director of Tri Nano Technologies. We have developed the new techniques for the solar panels. My objective of joining this media meet conference or this part is just to understand the content strategy, creating content from the social media. Actually, we have hired the specialists for our working in this various fields for our company, but I want to understand because I am dependent on them. I want to do the modification myself, some addition myself, so that it can be more impressive. Being the scientist, being the professor, I think I can learn this. Although it is late, little bit, according to my age, but I think I would be able to understand. Thank you. जी। संजीव सर का नेक्स्ट नेम है। संजीव सर को सब जानते हैं, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराई है। सीमा जी। सीमा मल्होत्रा जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सीमा जी। मेरा पर्पस ये है, मैं जैसा आप जानते हैं शायद मैं रोड सेफ्टी में काम कर रही हूँ कई सालों से, और हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया के जरिए स्पेशली यूथ को थोड़ा इंगेज करने का और उन्हें रोड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन शेयर करने का। सोशल मीडिया में मुझे पोस्टिंग ही आती है, इससे ज्यादा नहीं, तो अपने आप को अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं, तो यही मेन पर्पस है। ग्रेट। शालिनी जी। शालिनी भास्कर जी। नमस्कार सर। सर, मुझे एआई टूल्स के बारे में जानना है। मैं लेक्चरर हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उसकी नॉलेज चाहिए मुझे। ठीक है, थैंक यू। सोना गुप्ता जी। सोना जी अनम्यूट करें। हाँ, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मैं एसिस्टेंट प्रोफेसर हूँ GGST कॉलेज चंडीगढ़ में, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। So sir, I just want to update myself regarding the social media content, as we are teaching the same things in the classroom also. So students are more, they learn more, they know about these tools more than us, right? So as a teacher, it's our duty to be up to date what is happening these days, and कैसे खुद को हम अवेयर रखें और नई चीजें सीखें, नए टूल्स, ताकि उनको हम सिखा पाएं। एंड जैसे रील्स सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो कैसे मोनेटाइजेशन वगैरह होती है, ठीक है, कैसे वो अपने को सोशल फील्ड में, सोशल नेटवर्किंग में कैसे वो पैसे कमा सकते हैं, उनको बता सकें हम डिफरेंट टूल्स को यूज करके, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस, व्हाटएवर द टूल्स, AI टूल्स वी कैन यूज फॉर द कंटेंट राइटिंग। सो जस्ट इसके लिए मैं मतलब इस चीज की समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस वर्कशॉप में। नेक्स्ट मुझे नाम दिख रहा है सोविक जी, SOUVIK, सोविक जी। Good evening, sir.
I'm Dr. Souvik Das, and I stay in Mumbai. I'm here visiting faculty some of the Mumbai colleges, and also I'm into writing as for assisting some of the directors out here. So, mera purpose for joining this seminar is like I want to get some additional knowledge from an expert like you, and also I want to take it as a very seriously professional passive income source. So that is also my target. Like I just want to take it very seriously. Like how can I generate passive income through this? So I think this will provide me an opportunity to learn and gain some better insights, both professionally and academically as well. Since I'm a assistant professor in mass communication, that's why. Thank you so much. Okay, sir. Kohir sir. Good evening. Good evening. My name is Professor Stevenson. I retired as the head department of journalism, Osmania University. The purpose of joining this workshop is to just keep myself abreast about what is happening in the social media ecosystem, techniques, and so on. Right. Okay, sir. Suman Gupta ji. सुमन गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार। नमस्कार। जी मैं प्रिंट मीडिया में हूँ और प्रिंट मीडिया में पिछले 36 सालों से हूँ और अब मैं डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ना चाहती हूँ और डिजिटल मीडिया के लिए बहुत सारी क्लैरिटी भी हमें चाहिए और सोशल मीडिया को जहाँ तक है कि मेरे अकाउंट्स तो हैं लेकिन मैं उनको ऑपरेट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होगा और मुझे अनावश्यक रूप से जो मोबाइल है, मोबाइल पे बार-बार इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं। जब भी मैं फेसबुक या कभी कुछ को ट्राई करती हूँ तो फिर मुझे लगता है ये मुझको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं फिर उसको डिलीट मार देती हूँ, अनइंस्टॉल कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं चाहती भी हूँ और कर भी नहीं पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि क्लास इस पे मैं पढ़ाने का भी काम करूँ, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ाती भी रही हूँ और इस समय प्रिंट मीडिया में इतने वर्षों तक काम करने का अनुभव भी रहा है। तो मैं चाहती हूँ अपने अनुभव को जो है दूसरों के साथ शेयर कर सकूँ, तो इसलिए मैं किस तरीके से इस पे अपना योगदान कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसको सीखना चाहती हूँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के जितने प्रयोग हैं उनको बारे में। जी जी ठीक है। योगेश अमित जी बस सर शुरू करें। एक जानकारी और दूंगा, ये सुमन गुप्ता जी प्रेस काउंसिल की मेंबर भी रह चुकी है। अरे वाह नमस्कार रह चुकी है। यहाँ टीचर्स उनकी जानकारी के लिए सर एक मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने एक कहा था कि जुलाई में ही लगता है सबका जन्मदिन पड़ता है, क्योंकि जुलाई में 1 जुलाई को स्कूल खुलते थे तो मास्टर साहब लोग वास्तविक जन्मदिन न लेके जो भी नजदीक का होता था वही लिख देते थे। शायद यही एक बड़ा कारण है। एक्चुअल है, ऐसा रखा हुआ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। थैंक्स। योगेश आरडी सर। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगेश आरडी किरोड़ी है। जी सर। 8th और 9th क्लास से ही मैं राजस्थान से निकल के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर पढ़ा, तो मैंने अलग अलग क्षेत्र देखे, भाषा का इलाका देखा और मैं साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद पॉलिटिकल साइंस और अपने जो आर्ट्स के दूसरे विषय पढ़ता रहा। फिर मैं अखबारों को इतना पढ़ता रहा, मैगजीन्स को, मैं खुद लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं अपने पैशन से अखबारों में राइटिंग करता रहा। और ये मेरी आजीविका नहीं थी, लेकिन मेरा पैशन रहा, फिर समाज सेवा में रहा। और मैंने जब ये देखा कि कोई डिग्री होनी चाहिए तो 2007 में पीजी डिप्लोमा किया जेएमसी में और 21, 22, 23 में किया एमए मैंने जेएमसी में। उसके बाद में मैंने एडोब प्रीमियम प्रो का एक सर्टिफिकेट लिया। अपना एक यूट्यूब चैनल है जो इंस्पिरेशनल है, क्योंकि मैं पहली बार कागज़ पेन से उस डिजिटल में मैं आया था। और जब मुझे लगा कि अब मैं देश को क्या सेवा दे सकता हूँ, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक इंटरव्यू था, उसमें मैं पीएल भी हूँ। तो सभी जो स्कूल में लड़के लड़कियाँ हैं 9th, 10th और 12th और कॉलेजेस के बच्चों को और कुछ डिपार्टमेंट के अंदर में लीगल एजुकेशन तो देता ही हूँ। जो प्राइमरी लेवल की नालसा, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी हमें कहती है, लेकिन जेएमसी से और मीडिया से को लगातार जानने से मुझे यह फ़ायदा हुआ कि जो कुरीति
या बच्चे डेविएट हो रहे हैं, उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और मैंने गर्नर थ्योरी को बिना नाम लिए उनको उसका इम्पैक्ट समझाया। तो ये मैं भी देश की सेवा कर रहा हूँ और ये ऑनरी सर्विसेज है मेरी इसकी। ग्रेट, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। कमल जी बीच में रह गए थे। कमल जी एक बार आप अपना परिचय अगर दोबारा जुड़ गए तो दें, वरना फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग छूट गए उनसे कल उनका एक बार इंट्रो ले लेंगे, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा हो गया। कमल जी, कमल शर्मा जी। अनम्यूट करके कमल जी एक बार बोलिएगा। योगेश जी आप, हाँ अनम्यूट कर दीजिए। कमल जी अनम्यूट करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की अपनी बात। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ साथ में है। हम अगले जो दिनों में हैं, हम डिवाइस पूरा आप सबके पास सिस्टम है कि हम क्या क्या किस पे बात करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी पे चलते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बैक में चलते हैं, कुछ कहाँ से सोशल मीडिया का जन्म हुआ, क्या उस पर बात करेंगे। फिर कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे आज से काम शुरू करते हैं। कल हम जब आएंगे, कल मैक्सिमम प्रैक्टिकल काम करेंगे, ताकि हमें लगे कि हम जुड़े, जिन्हें आगे स्टूडेंट्स को सिखाना है, जिन्हें खुद के बिजनेस के लिए, खुद के एजुकेशन के लिए, खुद के नए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो एंगेजिंग बनाने के लिए हम कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। आज थोड़े से इतिहास पे चलेंगे। चलने से पहले ये एक तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मुझे लगता है कि ये चेहरा सोशल मीडिया ने इस कुंभ में सबके सामने ला दिया। ये मोनालिसा है। कोई बोलना चाहेगा इनके बारे में? कोई एक शख्स इन्हें पहचानते हैं जो स्क्रीन पे तस्वीर दिख? हाँ, मोनालिसा फूल बेचने का काम करती थी, और अचानक जो है यूट्यूबर्स ने इनको, इनकी खूबसूरती को देखते हुए इसको इतना ज्यादा उठाया कि ये महाकुंभ की, मैं समझती हूँ, सबसे बड़ी ऐसी तस्वीर रही कि महाकुंभ इसी पे एक तरीके से केंद्रित हो गया, अगर बहुत सारी घटनाओं को ना देखा जाए तो। जी, और आलोचना भी हुई कि कुंभ में क्या लोग सिर्फ इन्हीं को दिखा रहे हैं, लेकिन इनको जो फायदा हुआ वो फायदा ये हुआ कि मोनालिसा को फिल्म मिली, लाइमलाइट मिली, और थोड़ा जीवन बदला। ये सोशल मीडिया की हमें देन है। इस चेहरे को सब लोग पहचानते हैं? कोई बोलना चाहेगा? एस्ट्रोनॉमर सीईओ। ये किसी कंपनी के सीईओ हैं, और कोई अपने इनका वीडियो वायरल हो गया तो रिलेशन का, तो इनको हटा करके इनके असिस्टेंट को बनाया है। जी, ये कोल्ड प्ले एक कॉन्सर्ट जो पूरी दुनिया में होता है म्यूजिक का, उन्होंने थीम निकाली। उन्होंने कुछ कपल्स को कुछ ऐसा कुछ किसिंग कैम नाम दिया और उनको कैप्चर कर रहे थे। तो ये दिखे, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये लाइमलाइट में नहीं आते। इनके लिए तो खैर बुरा हुआ, लेकिन दुनिया को एक अलग तरह की चीज दिखी। ये कंपनी के सीईओ और एचआर साथ में हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर सोशल मीडिया, इन्हें तो लगता होगा सोशल मीडिया दुनिया में क्यों है, लेकिन इनके परिवार को लगता होगा कि सोशल मीडिया ना होती तो शायद ये भेद नहीं खुलता इनके सामने। ये दो रिसेंट उदाहरण मैंने बहुत जानबूझ के आपको सामने दिए। सोशल मीडिया के पूरे इतिहास में जब से अब तक आए हैं, ऐसे करोड़ों, लाखों, खरबों उदाहरण हैं जो किसी की जिंदगी बदली, किसी की अच्छी हुई, किसी की बर्बाद हो गई। यही दो उदाहरण देने का एक बहुत बड़ा रीजन था। इस सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम होता है जिसका नाम है रिलेवेंसी। आज के इस वर्कशॉप का जो सबसे बड़ा, एक मैं कहूँ एट्रीब्यूट कह लें या एक कीवर्ड कह लें, जिसे हमें दिमाग में रखना है, आप नोट भी कर लें। आप जब भी कोई कंटेंट बनाएं, आप पढ़ाएं, किसी को बताएं कि इस पूरा जो एल्गोरिदम है उसको डिकोड करने की सबसे बड़ी जो हम ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक है रिलेवेंसी। तो ये दो एग्जांपल इसीलिए हैं क्योंकि दोनों ताजा उदाहरण है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव वे में है। दोनों की रिलेवेंसी थी, इसलिए आप तुरंत पहचान गए। यही 5 साल पुराना कोई एग्जाम्पल होता तो थोड़ा मुश्किल होता। तो जब भी इस सोशल मीडिया या डिजिटल इंडस्ट्री के एरा में हम कुछ भी कंटेंट का जब हम जनरेशन करते हैं, उसकी रिलेवेंसी अगर हम मैच करा देते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचने की गारंटी होती है। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ गारंटी,
तो बिल्कुल वो गारंटी होती है कि पहुंचे। इस वर्ड को एक नोट कर लें, इस पे कोई किसी को सवाल भी हो रेलेवेंसी का, लेकिन ये सबसे बड़ा कीवर्ड है जो गूगल हो, ट्विटर हो, किसी न्यूज मीडिया का वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, दुनिया का कोई भी कंटेंट इंडस्ट्री का कोई भी मास्टर है चाहे बिगनर है, उसको इस रेलेवेंसी का अगर गेम आ गया समझ में, तो वो जंग जीत सकता है अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में। अब हम थोड़ा सा इतिहास, बहुत जल्दी चलेंगे, ये पूरी कहानी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। 1997 में 6 डिग्री नाम का एक प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ। उस प्लेटफॉर्म को माना जाता है कि वो पहला सिस्टमैटिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। दोस्तों ने बनाया, प्रोफाइल बनाया, नहीं जाएंगे, सब नेट पे जानकारी है, लेकिन आज की कहानी शुरू करने के लिए इसका जिक्र करना जरूरी था। इससे भी पहले बीबीएस सिस्टम, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम बना 1970 के दशक में। ये कंप्यूटर्स के जरिए, एक मॉडेम के जरिए कनेक्ट होकर संदेश पोस्ट करने के थे। जब मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए डिटेल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में हेम रेडियो भी आया कि वो भी डिजिटल है। हेम रेडियो पे लोग आपस में कनेक्ट किया करते थे, एक फ्रीक्वेंसी पे सुना करते थे, लेकिन प्रॉपर कहते हैं इतिहास में जिस जिस चीज का दस्तावेज में दर्ज हो गए वो पॉडकास्ट फॉर्म में हम उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम इस डिजिटल एरा के अंदर माना गया कि यहाँ से नेटवर्किंग की कुछ शुरुआत हुई। ऐसे ही यूजनेट था, AOL था, अमेरिकन ऑनलाइन, बहुत सारे माई स्पेस, फ्रेंडस्टर, लिंक्डइन आज बहुत पॉपुलर है बिजनेस प्लेटफॉर्म में। अभी किसी ने अपने उसमें भी बताया कि लिंक्डइन के यूजर्स लिंक्डइन के ऊपर कैसे पूरा एल्गोरिदम काम करता है वो जानना चाहते हैं। हम सब जो इसमें हैं, चाहे हम पढ़ा रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे रिटायर हो गए हो, चाहे हम अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, मेरा आप सबको कहना है अगर लिंक्डइन पे आपका अकाउंट नहीं है तो जरूर बना लें। प्रोफेशनली आपको बहुत साउंड करेगा, आपको बिजनेस भी दिलाएगा, आपको इंडस्ट्री के अपडेट भी देगा बहुत सारे कि आपसे जुड़े हुए एरा में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लिंक्डइन पर अपन बहुत डिटेल में आने वाले 1-2 दिन में बात करेंगे इसके ऊपर। अभी बस मैं कहना चाह रहा हूँ किसी का अकाउंट नहीं है तो जरूर अकाउंट बना लें, ये आपके बहुत काम आएगा प्रोफेशनल। एक कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं उससे जुड़े। आज के एरा में कुछ लोग उससे छूट गए, कुछ को लगा कि यार बहुत सारी गंदगी उसमें आ गई है, लोग उठपटांग फालतू चीजें डालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया में जो क्रांति लाने का जो काम किया, घर घर में आदमी को मोबाइल से जोड़ दिया, वो फेसबुक था। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ लिंक्डइन के बाद हुई, लेकिन पॉपुलर जो सोशल मीडिया का अचानक कराया, इसकी भी कहानी नेट पे है। मार्क जुकरबर्ग और उनके साथियों ने कैसे इस पूरे का किया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। इंस्टाग्राम आज की डेट का सबसे बढ़िया सोशल मीडिया टूल, जिसपे लोग चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर हो, मेरी प्रेजेंस हो, मैं लोगों को देखूं, या कहें कि रील का जो कॉन्सेप्ट आया वो इंस्टाग्राम ने जो दीवाना बनाया, उसकी भी एक कहानी है अलग। शुरू तो ये 2010 में लॉन्च किया गया। इंस्टाग्राम फोटो प्रेजेंट करने वाला एक इंटरफेस था, लेकिन दुनिया भर में जिस तरह से टिकटॉक के लोग दीवाने हुए, लोग छोटे छोटे वीडियो बनाने लगे, डांस करने लगे, गाना गाने लगे, कुछ भी ऊट पटांग ज्यादा लोगों ने कहा वो टिकटॉक पे आया। लेकिन टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद एक बहुत बड़ा, जब पूरी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जो यूजर खेप थी जब ब्लॉक हो गई, तो मेटा ने ये फैसला लिया कि भाई हम इसको प्रमोट करेंगे वीडियो फॉर्मेशन में, और वो इंस्टाग्राम अब पूरी तरह से फोकस हो गया रील्स पर। इस लेवल पर वो रील्स की दीवानगी बढ़ रही दुनिया भर में कि यूट्यूब को यूट्यूब शॉर्ट लेकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का एंगेजमेंट कम हो रहा था। कंपनी की राइवलरी है, वो गूगल की पेरेंटल कंपनी के अंडर में काम करती है, अम्ब्रेला में। ये मेटा यानी फेसबुक के अंडर में ही काम करती है ये। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो की किस तरीके से जो कहते हैं कंजम्पशन बढ़ा, कि एक बड़ी कंपनी को अपने शॉर्ट्स लॉन्च करने पड़े कि भाई लोग रील कम देखें, यूट्यूब शॉर्ट्स ज्यादा देखें। अभी भी इनमें जंग चल रही है कि कौन ज्यादा एंगेजमेंट लोगों का करा सकता है। कहानी कैसे शुरू होती है, ये एक शख्स मैं आपके सामने जिसकी फोटो दिखा रहा हूं, इसका 19 सेकंड का वीडियो हम यहाँ पर एक बार देखेंगे, सिर्फ 19 सेकंड का। Alright, so here we are, one of the elephants.
cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. इन शख्स को आप में से कोई जानता है? कोई बोलना चाहेगा इनके बारे में? मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है। इसको कोई जानता है? ये शख्स जो हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं बताता हूं इनके बारे में। पहले ये कि इन्होंने जो एक 18 सेकंड का वीडियो दिखा, ये क्या थोड़ा टफ कंटेंट था इसे बनाना? कोई इस पे कहना चाहेगा कि ये वीडियो कुछ टफ लग रहा था, कुछ इसको बनाने में बहुत दिक्कत है? ये बिल्कुल एक सिंपल, हाँ, ये जी, एक नॉर्मल चीज से दुनिया में कैसे शुरुआत होती है। ये शख्स, ये YouTube के इतिहास का पहला वीडियो है। ये जावेद करीम नाम के शख्स हैं। स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ने जब 2005 में YouTube की शुरुआत की, ये वीडियो जो आपने 18 सेकंड का वीडियो अभी देखा, जो हमारे सबके सामने है, ये मी एट द जू के नाम से वो पहला वीडियो था ये जो YouTube के ऊपर अपलोड हुआ। ये इसलिए ऐतिहासिक वीडियो है। बिल्कुल सिंपल वीडियो। मेरे पीछे क्या है, मैं जू में खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे क्या है ये बताते हुए इन्होंने एक वीडियो बनाया, उसे डाला। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों ने कभी कल्पना की होगी कि YouTube हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। एजुकेशन के लेवल पे, एंटरटेनमेंट के लेवल पे, अवेयरनेस के लेवल पे। आज आदमी नया फोन खरीद के कोई चीज लॉक हो जाती है तो यूट्यूब पे लिखता है हाउ टू अनलॉक माई दिस एंड दिस मॉडल फोन। मुझे जाना कहाँ है, चलना कहाँ है, सबकी डिपेंडेंसी आदमी कहाँ, ट्रेवल ब्लॉग देखने लगा है, कहाँ जाऊंगा, वहां क्या क्या देखूंगा। इस वीडियो को पोस्ट करते वक्त जावेद करीम साहब ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ये एक वीडियो आने वाले कुछ सालों में इस तरीके से जिंदगी बदल देगा। बाद में गूगल ने इस कंपनी को खरीदा और फिर जिस तरीके से सारा एल्गोरिदम हमारे सामने हम कैसे देख रहे हैं। एक छोटा सा किस्सा आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि 2015 में मैं YouTube का एक फेस्ट होता है अलग अलग शहरों में, जैसे YouTube इंडिया ऑर्गेनाइज कराता है, पूरे वर्ल्ड वाइड होता है अलग अलग। उसमें मैं न्यूज का सेशन चेयर करने गया था। वहाँ YouTube इंडिया के हेड थे संजय, उन्होंने एक बात कही। आप लोगों में से कुछ प्रोफेसर्स हैं इसलिए बात को यहाँ शामिल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम जब YouTube को हमने टेक ओवर कर लिया और हम लोगों के पास, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पास जा रहे थे, तो हम यशराज के पास गए और हमने कहा कि आपकी सारी फिल्में, सारे गाने हमारे YouTube पे डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें कॉपीराइट मिलते हैं, हम आपके ऊपर क्यों डालेंगे। उन्होंने कहा आज आपने नहीं डाला और किसी और ने डाल दिया, मान लीजिए अमित शर्मा के पास आपकी कोई कैसेट है, उन्होंने इसको अपलोड कर दिया, तो हमारा एल्गोरिदम आने के जब उस पर काम करेगा तो जिसने सबसे पहले डाला है वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। अगर आपने अभी नहीं डाला, हम जब इस चीज को पूरा कैप्चर कर लेंगे तो उस वक्त आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, आपका कंटेंट होने के बावजूद भी। तो यहाँ मैं जो आप लोगों को एक अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, उनका भी, आप पढ़ा रहे हैं भले, आपकी टेक्निक है, आपने कुछ एक अलग चीज इजाद की है, आपके बिजनेस की कोई स्टाइल है, आपकी चीज दूसरों के पास पहुंच गई, उसने उसको पहले यूज कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी उसकी क्लेम होगी। आपको सालों लग जाएंगे एविडेंस देने में। एल्गोरिदम ये कहता है कि जिसने सबसे पहले अपलोड किया, जो ऑथराइज्ड चैनल है, वो प्रॉपर्टी उसकी है। तो इसलिए अगर आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी कोई भी अपने पास आपको लगता है मेरा तरीका यूनिक है, तो मेरा आपसे इसलिए कहना है वो आप ही का बना रहे। इसलिए निवेदन, उसको रिकॉर्ड करें अच्छे से, अपने चैनल पे डाल दें, ताकि कोई और इस्तेमाल करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा एल्गोरिदम के थ्रू और वो प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो सकेगी। ये किस्सा इसलिए सुनाना जरूरी था। लिंक्डइन की हम डिटेल में बात कर लेंगे, अभी हल्का सा मैंने बोल ही दिया। 2002 में इसकी स्थापना हुई, 3 में लॉन्च किया गया और फिर आज लिंक्डइन प्रोफेशनली दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर पेशेवर जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसी से
हायरिंग करती हैं या आपका प्रोफाइल पूरा का पूरा स्कैन करती हैं कि आप कहाँ काम किया, आप क्या एक्टिविटी करते हैं। हम खुद यहाँ पे किसी को हायर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लिंक्डइन पे उसके क्या क्या हैं, कितने लिंक्स दिए हैं, जिन जगहों पे काम किया है वहां से क्रॉस टैली करके उसके बारे में पता करते हैं, हमारे बारे में भी पता किया जाता है। तो ये आपको प्रोफेशनली बहुत एनरिच करेगा। ठीक, अब हम उस सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, अपने पॉइंट पे। ये जो सारी बातें इंटरनेट पे आपके ऊपर आपको फैली हुई थी, आपको खूब देखने को मिल जाएंगी। आज के जो हमारे इस पार्ट का एक अहम हिस्सा है, वो हिस्सा है कि ऑडियंस बिहेवियर हम समझना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि हमारा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचे, एल्गोरिदम क्या है। एक सर ने अभी बीच में बोला था हमें डू एंड डोंट्स का पता करना है, हमें क्या करना है क्या नहीं। अब तक की ऊपर की सारी बातें इंटरनेट से ली हुई है, आप कोई भी इसमें टेक्स्ट करेंगे, मैंने कोई यूनिक बात नहीं बताई, लेकिन क्योंकि एक भूमिका बांधनी थी इसलिए हिस्ट्री से शुरू करना जरूरी होता है। अब मैं आपको मेरे अनुभव से जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ कि जब भी सोशल मीडिया के हम कंटेंट क्रिएट करें, ये चाहे आप पढ़ाने वाले हो अपनी क्लासेस में बताएं, चाहे खुद के लिए करें, आप बिजनेस कर रहे हैं, या चाहे चैनल चला रहे हो अपना, चाहे सोशल मीडिया पे कोई प्रोफेशनल चला रहे हो, या नया शुरू करने की भी सोच रहे हैं, ये 10 बातों पे पूरा का पूरा एल्गोरिदम समाया हुआ है। इसी से रिलेटेड हम जो कल भी एक्सरसाइज करेंगे, अभी भी मैं आपको एक कल के लिए एक्सरसाइज भी दूंगा साथ में, वो सब इसी के अंदर में रहकर हमें करनी है। मोस्टली हम जब फिजिकल वर्कशॉप्स करते हैं तो ये चीज सबसे लास्ट में बताते हैं। यहाँ मैं इसलिए इसको पहले बता रहा हूँ क्योंकि सारा घूम फिर के हमें इसी पे फोकस करना है। यही पूरी डिजिटल इंडस्ट्री का सत्य है। हम कोई भी चैनल बनाएं, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट के लिए चुने। 2 तरह के सोशल मीडिया पे हमारे अकाउंट होते हैं। एक हम खुद का प्रोफाइल देते हैं कि मैं बीइंग अमित शर्मा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, लेकिन मैं उसे प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ, मैं उसे बिजनेस के तौर पर यूज करना चाहता हूँ। ये चुन रहा हूँ कि मैं किस सेक्टर पे काम करूँ। मैं क्या किसी भी तरह की पोस्ट डाल दूंगा, मैं चिड़िया की भी डालूंगा, मैं जहाज की भी डालूंगा, मैं आज गीता के ज्ञान की बात करूंगा, कल कुरान पे बात करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मोस्टली ऐसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जो वेग होते हैं, वेग का मतलब हो गया कभी आज इस बारे में बात कर रहे हैं, परसों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें उतना रीच नहीं मिल पाती है। आपको चाहे इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल बनाएं, चाहे आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं, चाहे फेसबुक पे बनाएं, एक एरिया चुनना पड़ेगा। आप मास कम्युनिकेशन पे बात करना चाहते हैं, सिर्फ मास कम्युनिकेशन पे बात कीजिए। आप पेड़ों पे बात करना चाहते हैं, सिर्फ पेड़ों पे कीजिए। आप वाइल्ड लाइफ पे करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ पे कीजिए। आप रिजॉर्ट के बिजनेस में हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया के रिजॉर्ट दिखाएं, आपकी यार हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी होती हैं, वो इनडायरेक्ट वे में वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके बिजनेस को प्रमोट करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस रखें। आप 4 वीडियो डालने के बाद उसके लाइक्स देखने लगेंगे, 4 पोस्ट डालने के बाद उसकी आप खोजने लगेंगे कि यार मुझे तो 10 लोगों ने भेजा, चलो मैं अपने रिश्तेदारों को इसके लिंक भेज देता हूँ। प्लीज मत कीजिए, वो आपकी जैसे कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी को खत्म करता है। किसी ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, ओके, पर्सनली किसी को कभी भी अपना लिंक मत भेजिए कि मैंने ये डाला है, देख लेगा ना, कंटेंट में दम होगा। तो कंसिस्टेंसी रखिए, तय कीजिए आप कि मुझे 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे बिजनेस के अंदर होता है ना, पहले पैसा लगाते हैं फिर रिटर्न देखते हैं। मुझे 2 साल तक कब कब डालना है, अगर मुझे पोस्ट करनी है, सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, मुझे गाय के बारे में मेरा चैनल है या गाय के बारे में मेरी फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पेज है, फोटो डालनी है, रोज 1 डालना है, दिन में 3 डालने हैं, हफ्ते में 4 डालने हैं। तय कीजिए, नियम बनाइए, उसे फॉलो कीजिए। कंटेंट इज किंग। ये हम लोगों की इंडस्ट्री में, चाहे हम न्यूज इंडस्ट्री में हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, दुनिया की कोई सी भी इंडस्ट्री जहां पर सोशल मीडिया डिजिटली कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, ये फॉर्मूला लागू होता है, कंटेंट जो है वो किंग है। आपके कंटेंट में क्या स्ट्रांगनेस है, आप क्या जानकारी दे रहे हैं, इसमें यहाँ मैं एक सबसे बड़ी चीज भी बताऊंगा। 15 जुलाई 2025, ये जो अभी 6 दिन पहले 15 जुलाई गई है, इसमें यूट्यूब ने वर्ल्ड वाइड अपना एल्गोरिदम बदल दिया है, पॉलिसी बदल दी है। अब रिपीटेटिव कंटेंट को यूट्यूब बिल्कुल प्रमोट नहीं करेगा। यूट्यूब क्योंकि गूगल से जुड़ा हुआ है, तो गूगल के हर प्लेटफॉर्म पे ये पॉलिसी लागू होगी। फेसबुक इस पे पहले ही काम कर चुका है। ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ
कि आपको लगा कि कोई एक आपके सेक्टर में जिसमें आप करना चाह रहे हो किसी ने कोई कंटेंट डाला, आप उसको रिपीट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपका कोई एक कंटेंट आपने शेयर किया, वो बहुत अच्छा चल गया, आप उसी में से कुछ टुकड़े निकाल कर डाल रहे हैं, उसी को रीजनरेट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। स्ट्रिक्टली अब यूट्यूब, गूगल, फेसबुक सब कंपनीज इसको फॉलो करने वाली हैं। तो दिमाग लगाइए, यूनिक कंटेंट अलग अलग तरीके से बोलिए, दिखाइए, लिखिए, और वो आपको रीच देगा। रिपीटेशन भूल जाइए, वो इसी से जुड़ा हुआ मैंने पॉइंट किया। एक बहुत जरूरी चीज है, टीजी की पहचान हमेशा रखिए आप। जैसे भानावत सर ने भी बताई कि अब डिजिटल मीडिया, एक सवाल के साथ आते हैं ताकि ये मोनोटोनी, आप लोगों में से बहुत से लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, मेरी स्क्रीन ये वाली नहीं दिख रही थी, वो दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप में से जो लोग पढ़ाते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति अनम्यूट हो और मुझे ये बताएं, कोई एक शख्स पहले अनम्यूट कर ले, मैं उनसे बात करूंगा, थोड़ा सा एंगेजिंग कर दे। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी क्लास जब आप लेते हैं तो ये पता कर पाते हैं, मान लीजिए 50 बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे हैं, कि उन 50 में से कितने लोगों ने कितना सीखा? डॉक्टर नितिन, मेरा सवाल रिपीट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे। मैं समझ गया बिल्कुल आपका सवाल। देखिए, ऐसा होता है कि जब क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले उनके इनिशियल नॉलेज पता पड़ जाती है, और जब क्लास हम कंसेप्ट दे देते हैं तो उसके बाद उन एक्चुअली मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस हो गया 28-33 साल में, हमें मालूम चल जाता है बाय लुकिंग एट देम। और अगर हम जानना चाहें तो हम सिंपल क्वेरी उनसे पूछ लेते हैं, तो उससे दो स्टूडेंट हु कैन रेज देयर हैंड्स और लाइक दिस, तो वी कैन जज इट आउट। नहीं, लेकिन क्या ये ठीक है, बहुत अच्छी चीज, इतने साल के अनुभव में आ जाता है। क्या क्लास खत्म होते ही आपको कोई एक शीट आपके सामने मिल सकती है कि 3 लोगों ने 50% सीखा, 4 लोगों ने 70% सीखा, 2 लोग 5% में नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, बस यही मैं बात करना चाह रहा था। ये लगभग हम सबके साथ है जब हम किसी भी तरह की। मैम, एक हमारे साथ अखबार जो पीआई प्रेस काउंसिल में भी मैम थी, वो जुड़ी थी। आपसे एक सवाल, सुमन जी, सुमन गुप्ता जी। जी सर, बताएं। मैम, अखबारों में आप छपती रही होंगी? जी, छापते भी हैं और छपते भी हाँ। छापते हैं। आपकी किसी एक खबर को कितने लोगों ने पढ़ा, क्या आप बता सकती? ये व्यक्तियों के इंटरेस्ट पे निर्भर करता है कि कौन सी खबर कितने लोग पढ़ सकते हैं या कितने लोग पढ़े होंगे। आमतौर पे जो माना जाता है कि 10 लोग एक खबर को पढ़े होंगे, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्डेड तथ्य नहीं है। हाँ, मेरा दुनिया ये में, मानना है। हाँ, प्रिंट में चाहे किताब हो, वो बिकी कितनी है तो बता सकते हैं, सर्कुलेशन पता किया जा सकता है, लेकिन उस खबर, उस किताब, उस कविता, उस कहानी को कितने लोगों ने पढ़ा, ये प्रिंट इंडस्ट्री कभी नहीं बता सकती। एक अंदाज लगाया जाता है जब लोग फोन करते हैं लिखने वाले को, या पहले के जमाने में चिट्ठियां आती थी, अब मेल आते हैं कि भाई हाँ, इस खबर का रिस्पॉन्स अच्छा आया। लेकिन ये जो डिजिटल फिनोमेना है, जो डिजिटल इंडस्ट्री है हमारी, चाहे वो फेसबुक हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, वीडियो का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वेबसाइट हो, ऐप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे 100% ट्रांसपेरेंसी हमें मिलती है। भानावत सर ने इसका जिक्र किया था कि उनके यूट्यूब चैनल पे ये भी बता रहा है कि कहाँ से देखा, यूएस से कितनों ने देखा, नाइजीरिया से कितनों ने देखा। मैं अपने 6th पॉइंट जो मेरा यहाँ सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उससे रिगार्डिंग ही ये इंटरेक्शन करना चाहता था कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में, इस डिजिटल की इंडस्ट्री में ये पता कर लिया कि टारगेट आपका कौन है, आपकी टीजी कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आप एक बहुत बड़ा किला फतेह कर लेंगे कि मुझे जो सुनने आ रहे हैं, मुझे देखने आ रहे हैं, वो घरेलू महिलाएं नहीं, वो 15 साल के बच्चे हैं नहीं, वो 30 साल से ऊंचे लोग हैं, इसके हैं, वो सारे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आपके कंटेंट इंडस्ट्री या जिस भी चीज में आप एंटर करने की सोच रहे हैं, इस टारगेट को 6 पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपने जंग जीत ली।
उसके रिगार्डिंग आपको बार बार आपको कंटेंट पोस्ट करने होते हैं, और वो आपको अचानक से जो आप 1000 सब्सक्राइबर हैं वो लाख में आपको कन्वर्ट करता है, सिर्फ इसको डिकोड कर लेने पे कि हमें देखने कौन आता है, बार बार कौन आता है। तो इसमें क्या है, हम हमारी इंडस्ट्री में कई तरह की चीजों करते हैं कि ये एक लॉयल बकेट, एक कभी कभी आने वाला एक लॉयल बकेट टर्म का यूज होता है। लॉयल बकेट वो है जो आपके चैनल पे या आपके पेज पे या आपके अकाउंट पे बार बार आ रहा है। वो आदमी आपकी लॉयल बकेट में है, उसको कभी निराश मत करो। वो कभी कमेंट कर रहा है, कमेंट बिहेवियर भी अपने इसमें एक बहुत बड़ा वो है जिसपे आगे भी अपन चर्चा करेंगे। कमेंट के जरिए हम अपने बिजनेस को या अपने चैनल को या अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे आगे बिहेवियर में बढ़ा सकते हैं। तो उसके किए हुए कमेंट पे रिस्पॉन्स जरूर दें अगर आपके लॉयल बकेट का व्यक्ति है। अब आपके टारगेट ग्रुप को पहचाने और उसको आइडेंटिफाई करके अपने कंटेंट को फोकस करें। रूटीन और यूनिक का एक कॉम्बो होता है कंटेंट की इंडस्ट्री में कि बहुत सारी चीजें आपको पोस्ट करनी है, इसलिए रूटीन पे काम करते रहे कि हाँ यार ये चीज डालनी है, डालना है। उससे बीच बीच में कुछ यूनिक दें। यूनिक क्या होता है, आपके जीवन का पूरा तत्व है वो, जिसने पढ़ाया है जीवन भर उसे पता है कि यार इस चीज का फोकस पॉइंट क्या है, यार इस किताब की 4 चीजें क्या है। अगर मैंने वो बता दिया, इससे एक आइडिया आ रहा है यहाँ जनरेट। आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं, आपने उन किताबों का सार बताना अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कर दिया, सामने वाले को यूनिक कंटेंट मिलने लग जाएगा कि यार मैं किताब पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मुझे इस वीडियो से सुनकर पता चल रहा है। तो रूटीन और यूनिक का जैसे ही आप कॉम्बो बनाने लगते हैं, वो चीज हमारे सामने आती है। क्लिक बिट की बजाय टीजर गेम खेलें। क्लिक बिट जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से नहीं है उनको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं एग्जांपल दूं। कई बार हमें कुछ हेडलाइंस ऐसी दिखती हैं जो ये कहती हैं कि अरे बाप रे इतना बड़ा हो गया, ओहो ऐसा हो गया। हम उसे क्लिक करते हैं तो उस हेडलाइन और खबर में कोई सिंक नहीं होता, और हम मतलब मन महसूसते होने कि यार ये डिजिटल वाले सोशल मीडिया वाले क्या करते हैं यार, फेक खबरें फैलाते हैं। उसको वो इंडस्ट्री के लोग क्लिक बिट कहते हैं कि हम फेक नहीं फैला रहे, हमने हल्की सी सनसनी फैलाई। इसको भी लेटेस्ट एल्गोरिदम, चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, बिल्कुल से मतलब खारिज करने को तैयार है। जो लोग ऐसा करते हैं, कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, उनको बताएं कि ऐसा ना करें, जो एक्चुअल चीज है वो करें। इसकी बजाय टीजर गेम खेलें। आप क्या यूनिक बताने वाले हैं उसके टीजर डालने शुरू करें अपने सोशल मीडिया पर कि हम कल आपको ये बताएंगे, परसों ये बताएंगे। तो उससे ज्यादा एंगेजमेंट होगा। क्लिक बिट एक बार के लिए ऑडियंस ला देगा आपकी, लेकिन वो लॉयल बकेट में शिफ्ट नहीं होंगे, वो आपके साथ कभी लंबा नहीं चलेंगे। ट्रेंडिंग को फॉलो करें, 9th पॉइंट, या ट्रेंडिंग बन जाए। मींस हमारे पास ट्रेंड आते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया कि कोल्ड प्ले का एक कंसर्ट हुआ, ट्रेंडिंग था। अगर आप मतलब आपको लगता है कि आप मीम्स बनाने के पोस्ट करते हैं, तो जो चल रहा है उस पर बनाएं, या कुछ ऐसा बनाएं जो पूरी दुनिया फॉलो करे। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम एक अपना कैलेंडर तैयार करते हैं। हम हर बड़ी एक्टिविटीज को मैप करके रखते हैं कि ये दुनिया में होने वाला है, इस पर क्या कंटेंट जनरेट करेंगे। इस तरीके से मान लीजिए आप टीचर्स हैं, आपने ये प्लान किया कि यार शिक्षक दिवस आ रहा है, उस पर हम 5 शिक्षकों के साथ कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो आज डालेंगे नहीं चलेगा, सितंबर में डालेंगे चलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हैशटैग उसके चल रहे होंगे, पूरी दुनिया में उससे रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो रहा होगा, तो उसमें पुश हो जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग को फॉलो करने का एक रूल होता है। 10वां और आखिरी पॉइंट इसमें, आगाज कमिटमेंट से, अंजाम परफेक्शन से। कमिटमेंट ये कि मैंने जो जो चीजें तय की है कि मैं अपना एक प्रोफेशनल एक अकाउंट बनाऊंगा, मैं उसमें दुनिया भर के होटल्स की जानकारी दूंगा, और धीरे से चुपके से मैं अपने रिजॉर्ट जो प्लान कर रहा हूँ उसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। ये मेरा खुद से मेरे चैनल को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेकर एक कमिटमेंट हुआ। परफेक्शन पे शुरुआत में मत जाइए, परफेक्शन पर जाएंगे आप इतना कंटेंट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। जैसा हमने YouTube का वो वीडियो देखा, सिंपल कंटेंट दिया उन्होंने, मेरे पीछे क्या हो रहा है। एक बार पोस्ट करना शुरू कीजिए, जब खूब सारा उसके ऊपर वीडियोस हो जाएं, खूब सारी पोस्ट हो जाएं, खूब सारी रील्स हो जाएं, उसके बाद परफेक्शन की तरफ पहुंचिए। जब इस लेवल पे आ जाए, लोग आपको देखना शुरू करें, तब परफेक्शन से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ये 10 वो एल्गोरिदम के यहाँ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब यहां तक में किसी का कोई सवाल हो तो पूछें,
फिर हम आपको एक एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ेंगे। इस एल्गोरिदम, इस डिजिटल इंडस्ट्री, ये जो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ये 10 पॉइंट पे मैंने पूरी डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो आदमी 20 साल से जुड़ा है, चाहे वो एसईओ में हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो, चाहे वो ब्लॉग बनाता हो, चाहे वो कोई फोटो खींच के डालता हो, इन 10 चीजों के सार से ही यहाँ पर 1 फॉलोअर से 1 लाख फॉलोअर तक की जर्नी चली जाती है। थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया बोलने का, लेकिन हमें लगा कि एक बार एक पूरा एल्गोरिदम आपके सामने डिकोड कर देते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज से आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल किसी का इस पे? जी, ये जो मैटर डाले जाएं वो कितने सेकंड से कितने मिनट के न्यूनतम, कम से कम होने चाहिए और अधिक से अधिक होने, कितना समय का इसमें क्या रखना चाहिए? हम वीडियो की बात कर रहे हैं जी। देखिए, वीडियो की सबकी एक एक वैसे थ्योरी बनी हुई है। जो शॉर्ट्स हैं पहले 30 सेकंड के यूट्यूब पे बनते थे, रील भी होती थी वो 30 सेकंड की होती थी, अब इन्होंने टाइम बढ़ा दिया, किसी प्लेटफॉर्म पे 1.5 मिनट की लिमिट है। इसमें हमें देखना है कि इसमें देखिए, इसका भी एक बहुत गजब है वीडियो की इंडस्ट्री के अंदर। शुरू के 10 सेकंड आप यूजर को क्या दिखा रहे हैं, ये थंब रूल है, ठीक है। रील्स, कोई भी दुनिया का कोई भी आप वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, 10 सेकंड में आप शुरू में क्या दिखा रहे हैं, वो ये तय करता है कि आदमी स्क्रॉल करेगा कि पूरा देखेगा। तो आप जब भी वीडियो कंटेंट बनाएं, आपको लग रहा है, जस्ट सपोज आपने 10 साल पहले खबर की थी, उस खबर को आप सुना रही हैं। अब एक बार सोचिए कि आप वीडियो में आई पहली बार, आपके सब्सक्राइबर हैं 10 और उसमें लाइक मिले हैं 5 पिछले वीडियोस में, और आपने आके कहनी ये शुरू कर दी, ठीक है। तो क्या होगी, 10 सेकंड उससे रिलेटेड, उस न्यूज से रिलेटेड अखबार की क्लिपिंग, उस वक्त की रिलेटेड कोई फोटो, उस वक्त का रिलेटेड कोई वीडियो, रियल वीडियो, या आपके द्वारा बनाया हुआ एआई का 5 सेकंड का कोई क्लिप हो, उससे आपने उस वीडियो की शुरुआत कर दी, एडिट करके उस वीडियो में डाला। अगर वो व्यक्ति 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड अगर उस पर रुक गया, तो फिर पूरे चांसेस हैं कि उसे वो कंटेंट पसंद आएगा, वो आगे रुकेगा। लेकिन अगर वो 10 सेकंड में इरिटेट हो गया, मतलब मुझे देखेगा, अमित शर्मा को बोलते हुए कहेगा इसको क्यों देखना मुझे, मैं तो यार जाता हूँ ना, विक्की कौशल को सुनता हूँ, कियारा को सुनता हूँ, या संदीप माहेश्वरी को सुनता हूँ, या विकास दिव्य कीर्ति को सुनता हूँ, अमित को क्यों सुनता हूँ? तो अमित को अपना चैनल चलाना है तो उसे ये देखना पड़ेगा मुझे 10 सेकंड का। हम कोई सा भी, हम इसमें देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। अब इसका एल्गोरिदम ये डिकोड है, पहले छोटे छोटे वीडियो डालिए और यूजर्स बढ़ाइए, फिर अचानक से एक बड़ा वीडियो डालिए, तो जो एंगेजमेंट टाइम का है वो बड़े वीडियो में ज्यादा आएगा। लेकिन आज की जो जनरेशन है, वो जनरेशन इस कोशिश में लगी है कि 30 सेकंड में आपने आपकी बात कह दी। तो अच्छा, कमल जी का एक पॉइंट है, कमल जी मैं दोबारा बताता हूं आपको इस बात को कंप्लीट करके। छोटे वीडियो बैठा बैठा इंसान एक बार देख रहा है, अगर उसने पूरा देख लिया तो उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम क्या कहेगा, आप ही की फीड उसे दोबारा दिखाएगा, या उससे पूछेगा थोड़ी देर बाद कि आपने वीडियो देखा था, आप इसको देखना चाहेंगे, ऐसे कंटेंट को। वो यस भी कर सकता है, नो भी कर सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन छोटे वीडियो को अगर 90% किसी ने देख लिया, तो चांसेस है कि हम इसका, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कीजिएगा कि आप एक 3 मिनट का वीडियो डालिएगा, एक यूट्यूब चैनल बना के, और बना हुआ है तो, और एक 20 सेकंड का वीडियो डालिएगा किसी भी टॉपिक पे, रैंडमली सड़क पर चलते हुए का। एक अच्छा सा कैप्शन, हम कैसे कैसे होंगे ये अभी कल की एक्सरसाइज में हम इस पे पूरे में बात करेंगे कि कैसे थंब बनाना है, कैसे हमें उसका कैप्शन क्या डालना है। तो आप दोनों को देखेंगे, चाहे भले ही बिल्कुल नया चैनल भी हो, एक तरफ हो सकता है 20 व्यू आए बड़े वाले वीडियो पे, और जो शॉर्ट वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो पे हो सकता है 50 व्यूज आ जाए शुरुआती दौर में, दोनों में होगा। तो स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट वीडियोस पे जाना चाहिए, और इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पकड़ बनाने के लिए, ताकि टाइम स्पेंड आपको ज्यादा दे, तब हमें बड़े वीडियो पे शिफ्ट होना चाहिए। ये किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कहता है। कमल जी के सवाल पर आता हूं। कमल जी कह रहे हैं 8th पॉइंट, क्लिक बिट की बजाय टीजर गेम से खेलें। यही पॉइंट है कमल जी आपका। क्लिक बिट पे मैं जाता हूं। जैसे
अभी एक खबर हो, आपके सामने स्क्रॉल करते हुए एक स्क्रीन आए, उसे क्लिक करने के लिए लिखा हुआ हो कि बहुत, आपने मीम में भी देखा होगा कई बार, कि जयपुर की सड़कों पर बर्फ गिरी। एकदम से आप अचानक चौंकेंगे कि होगा यार ये कब हो गया, कि यार बारिश तो बहुत हो रही थी। उसे क्लिक करेंगे और फोटो खुलकर आती है कि साइकिल पे एक आदमी बर्फ ले जा रहा है और वो बर्फ गिरी हुई है, उसकी तस्वीर है। तो ये हंसाने के लिए एक बार अच्छा लगेगा, लेकिन जो भी आदमी वहां गया उसे ये लगेगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं क्या सोचकर आया था। उसने झूठ भी नहीं बोला, लेकिन उसने गेम खेला यूजर के साथ। तो ये जब 2012-13 से और 2017-18 का एरा था, न्यूज इंडस्ट्री की बात करूं तो उस वक्त फेसबुक भी ग्रो कर रहा था, बहुत से एग्रीगेटर एसोसिएट आए, डेली हंट हुआ, उस वक्त यूसी ब्राउजर आया, उस वक्त ये बहुत चलन चला। इनफैक्ट दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे भी लोग आरोप लगाते थे उस वक्त कि क्लिक बिट का गेम खेलते हैं, कहते कुछ है, क्लिक किया अंदर नहीं गए। लेकिन पूरी दुनिया में जब इस पर डिस्कशंस हुए तो ये कहा गया कि कंटेंट के साथ हाँ बिल्कुल डॉक्टर नितिन सही कह रहे हैं, बिग मीडिया हाउसेस ये गेम खेलते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी अब गूगल की पॉलिसी जो आई है कि क्लिक बिट करने वाले पे जिस पे नंबर आ रहे हैं उसकी आप पोजीशन, न्यूज मीडिया को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा और सेंसिबल मीडिया को वापस लौटना पड़ रहा है। आज तक को आप ले लें, एनडीटीवी को आप ले लें, दैनिक भास्कर को आज की डेट में ले लें, पत्रिका को भी ले लें, बहुत सी जगह इस चीज को हो गया है। बार बार अपने कंटेंट क्रिएटर्स को समझाया जा रहा है, अमर उजाला में समझाया जाता है, जागरण में, यार हो गया, जितने दौर में ये काम था, ये करना था कि हमें सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट डाला, उस पर क्लिक किया, आदमी साइट पर आ गया, खत्म कर दो इसे, वरना गूगल आपको खा जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म्स आपको खा जाएंगे। कि ये यूजर जब बार सर्वे होते हैं, आप देखते हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे सोशल मीडिया, तो उस पर आता है ये कि भैया ये कंटेंट पे आपका क्या है, तो लोग जैसे डिसलाइक करते हैं उसे, तो ये बिहेवियर समझ में आया कि सेंसेबल ऑडियंस कभी भी क्लिक बिट को पसंद नहीं करती, हमें उससे बचकर रहना चाहिए। मुझे लगता है कमल जी, मैं इस बात को टीजर गेम, इसमें जो मैंने और रखा है कि टीजर गेम खेलें। टीजर गेम ये कहता है कि आप एक्चुअल में जो बताने वाले हैं, जस्ट सपोज हम आज की वर्कशॉप को ही लें, हम एक ऐसा टीजर, हम ये कहने के बजाय कि आपकी जिंदगी बदल देंगे और एक आ जाएगी, आप कल से कमाने लग जाएंगे, हम सब जानते हैं कि ये चीज आपको एक गाइडलाइन दे सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया में ऐसा टूल नहीं बना सकता कि इस वर्कशॉप के बाद आप जो कंटेंट डालेंगे वो अगले दिन में 1 मिलियन चलेगा। नो, कोई भी नहीं, कोई ही नहीं कर सकता गारंटी। तो अगर मैं इस वर्कशॉप का ऐसा क्लिक बिट बनाता तो वो फॉल्स होता, वो फेक गेम होता। लेकिन मैं टीजर बनाता कि हाँ, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम दे पाएंगे, हम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो बता पाएंगे, और आप कैसे ग्रोथ स्लोली या शॉर्टकट्स भी उसके कैसे कर सकते हैं, कि एक आसान तरीका हम कैसे कि हम जल्दी लोगों तक पहुंचे, ये जानना चाहें। इसका टीजर मैं आपको दूं कि इस वर्कशॉप में ये मिलेगा, तो हम अपनी बात को नहीं, प्रवीण जी, टीजर एंड थंबनेल बिल्कुल सेम नहीं है। थंबनेल क्या है, थंबनेल मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ थंबनेल क्या है। ये जो आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर जितना देख रहे हैं, ये मैं अपनी इस पे यहीं आ जाता हूं, ये थंबनेल है। थंबनेल बेसिकली जो है वो YouTube पे बहुत ज्यादा एल्गोरिदम में सपोर्ट करता है। ये थंबनेल हमें आकर्षित कर रहा है कि यार इस गाने को मैं सुनूं कि नहीं सुनूं। ये थंबनेल हमें एक चेहरा दिखा रहा है, आज की वर्कशॉप के बाद आपको चेहरा याद रहेगा, दोबारा दिखेगा तो आपको लगेगा कि यार इसका दूसरा वीडियो भी मैं देखूं। तो थंबनेल सिंपली ये कहता है कि मैं इस वीडियो पे क्यों जाऊं, वो एक तरह से एक बुक की जैसा हम कहते हैं ना कवर है, वो वीडियो के लिए थंबनेल उसका काम करता है। टीजर है, टीजर थोड़ी सी चीज बताना, जैसे हम फिल्मों में प्रोमो देखते हैं, ठीक है, कि हाँ यार फिल्म ट्रेलर देखते हैं, सीरियल्स के प्रोमो आते हैं, फिल्मों के ट्रेलर आते हैं, दैट इज टीजर। हम चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज चैनल्स पे आगे क्या आने वाला है वो लिख लिख के एक टेक्स्ट डालते हैं, अगले 8 बजे आप ये देखिए, 9:30 बजे, ये सब टीजर की कैटेगरी में आते हैं कि हम क्या देने वाले हैं, कल बहुत बड़ी यूनिक चीज देने वाले हैं। ये अगर आपने कंटेंट में हल्का सा दे दिया, आपकी कोई किताब छपने वाली है, आपने उसकी 2 लाइनें लिखी और आपने लिखा कि कमिंग सून, जल्दी आ रही है, वो 2 लाइन ऐसी हो दिल को छू जाए तो आदमी पूछने लगेगा कमेंट में कब आ रही है, प्री बुकिंग कब कराऊं, दैट इज टीजर। अमित जी सर, अभी भी जो आपने क्लिक बैट की बात कही, मुझे लगता है कि जो क्लिक बैट हेडिंग्स दे रहे हैं
उनकी जो व्यूअरशिप है या उनके जो लाइक्स हैं वो अभी भी मिलियंस में जा रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि ये एल्गोरिदम चेक करने लगा है, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ जैसे विशेषकर पॉलिटिकल है ना, जैसे मोदी को लेके आया या इस तरह के आए, पक्ष विपक्ष जो देंगे, उन्होंने भाषण में कभी जो बात नहीं कही वो हेडिंग में आएगा, लेकिन उस चैनल के सब्सक्राइबर भी लाखों में है और व्यूज भी बहुत सारे हैं। तो यदि एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं तो इस तरह की वीडियोस यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उसको डाउन क्यों नहीं करने में सक्षम है? सर अभी मैं जो 15 जुलाई वाली जो आपको जो बता रहा हूँ, यूट्यूब ने नई पॉलिसी मैंने पढ़ा, वो हिंदू में बहुत बड़ी खबर छपी थी कि ये करने वाले बिल्कुल गूगल इस चीज में पहले तो ये भी कर रही थी। गूगल का 3-1 साल पहले GNI एक फैक्ट चेकिंग का प्रोग्राम भी चलाती है, आपने भी उसमें अटेंड किया भी, फैक्ट चेकिंग के भी। उसमें भी कई बार ये निकल कर आई, वर्ल्ड वाइड ये बात आई कि हम डाउन कर दें, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, मीडिया हाउसेस भी बटे हुए हैं। हम जैसे होता है ना, पत्रकारों से ही लोग आजकल मजाक में पूछ लेते हैं भाई कौन सी पार्टी के पत्रकार हो आप, इसके लिए सपोर्ट कर रहे हो कि उसके नहीं, लेकिन वो तो यूट्यूब का तो है रिपीटेटिव जो मटेरियल है। अपन बात कर रहे हैं क्लिक बैक हेडलाइंस। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हें डाउन करना चाहिए और कंटेंट क्या है उसमें कोई मेल नहीं है। मुझे लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट सबने देखे होंगे, विशेषकर फिल्म्स को लेकर के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे। इनफैक्ट बल्कि क्राइम की खबरों में भी ये बहुत होता है, क्लिकबिट बहुत होता है, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा लिया जाता है। लेकिन अब जो पूरी इंडस्ट्री कह रही है, सेंसिबल मीडिया जब आपस में किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो बार बार इसी चीज को फोर्स करते हैं। आप जैसे कह रहे हैं ना, ये हम अभी भी हकीकत है, हम चलती हेडलाइंस में उनको सुधरवाते हैं क्योंकि ये एल्गोरिदम सारा कोई ह्यूमन कंडक्ट उससे तो है नहीं है, ह्यूमन ओरिएंटेड तो है नहीं, मशीनें देख रही है सारा। मैंने जब एक बार एक वेबिनार किया साहित्य में राम, और उसको फेसबुक ने रोक दिया ये कहते हुए कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। उस समय अयोध्या में राम मंदिर की बात चल रही थी, उसमें कोई लेना देना नहीं राम के, उससे केवल हम साहित्य में राम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन रोक दिया क्योंकि वहां कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। यस सर। ये जो एल्गोरिदम वाली जो सिस्टम है, ये जो आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है अखबारों में, तो क्या इस तरह के कुछ चैलेंजेस फेस नहीं किए आपने? क्योंकि मैं तो 3-4 बार कर चुका हूँ। नहीं सर, बहुत सारे आते हैं, कई बार आता है। हुआ क्या, वो ये कैसे होता है पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि उस पीरियड में मान लीजिए राम मंदिर का जब सिनेरियो चल रहा है, राम के ऊपर बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, ढेरों कंटेंट आ रहा है, अब शब्द भी आ रहे हैं, है ना, हर कम्युनिटी एक्टिव है पॉलिटिकली। इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ कम्युनल हो, इसको वो लोग भी चाहते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब जो राम को सपोर्ट कर रहे हैं, यार मार्केट बना रहे। तो इसमें ऑटोमेटिक मशीन क्या पकड़ती है कि जहां भी ऐसा कंटेंट आएगा हम अपना बचाव करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की सरकारें ये कहती हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, केस होगा तो इनके सीईओ को बुलाया जाएगा कि भाई आया कैसे, पोस्ट किया हुआ। तो ये अपने सेफ साइड के लिए उसमें कीवर्ड्स डालती है कि इस पीरियड में इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, राम के ऊपर बहुत अपशब्द डाल रहे हैं लोग, बाग कुछ भी किसी तरह का डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई राम को मानने वाले भी डाल रहे हैं कि आडंबर क्यों, चुनावों के समय में क्यों। तो दिखा कि जैसे ही उनके एल्गोरिदम में कमेंट्स बढ़े, उस पे स्ट्राइक्स आने लगे। हमें ऑप्शन देते हैं शिकायत करने का, अब्यूज, फॉल्स इंफॉर्मेशन, हम कई बार करते भी होंगे, आपने भी की होगी। तो उनके पास जैसे ही मशीन ये देखती है 5, अभी कुछ चेंज हुआ हो तो मैं लेटेस्ट है, अगर किसी के पोस्ट के ऊपर 5 से ज्यादा अब्यूज की शिकायत आ गई तो सीधे से मशीनों के रेडार में एक्टिव हो जाते हैं, फैक्ट चेकर्स एक्टिव हो जाते हैं, थर्ड पार्टी चैटबॉट में उनके पास वो लिंक चले जाते हैं। तो तुरंत जब इनकी पेशियां होने लगी, जब सरकार के समझ आने लगे, तो इन्होंने क्या अपने बचाव के लिए क्या किया, उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट जाएगा वो पहले एक वार्निंग डाल देगा आपको। तो ये उस एल्गोरिदम में काम करते हैं कि भाई अपना बचाव हमें कर लें। आपकी वो वाली बात थी जो क्लिकबिट वाली, उस क्लिकबिट में सिर्फ वही होता है ना कि हर आदमी शॉर्टकट चुनना चाहता है, ये डालूंगा तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे। अभी की डेट में भी हम कर देखें, कुछ ऐसी आज ही कर दें कि यार राजस्थान में सीएम को लेकर एक बड़ा खुलासा, एक नॉर्मल पोस्ट पे भी डाले तो हम देखेंगे हमारे पास कोई खुलासा नहीं। हम कहेंगे सीएम ने 10 करोड़ पेड़ लगाने का फिर से वादा किया, हम जैसे उसमें बताएंगे तो वो हताशा है उसके बाद यूजर की। तो हम जहां भी नए, मेरा तो इतना सा सबमिशन है कि साइंटिफिक नहीं है बहुत ज्यादा, ये है ना। हाँ, साइंटिफिक तो नहीं है, मतलब उसे पकड़ पाना मशीनों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बार बार जो गाइडलाइंस जारी हो रही हैं वो यही बता रही हैं यूजर को कि 3 महीने बाद भी अगर हमने पकड़ा, किसी ने आपकी शिकायत की, तो हम आपका चैनल डाउन कर देंगे। ये बार बार तो वो
ईर्ष्यावश जेलसी के कारण भी कर सकता है हो शिकायत। जाता है सर, तो रिवर्स हो जाता है कई बार, मुझे अच्छे लगा कंटेंट को अमित ब्लॉक शर्मा कर का देते हैं। चैनल चल रहा है, मैंने जबरदस्ती शिकायत कर दी आपकी, तो बिल्कुल उसका ब्लॉक चेक कर देते करने के क्या प्रोविजन है? फिर उसके बाद क्या होता है कि सर मेरा चैनल अच्छा चलता हुआ भी मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, लोगों ने ईर्ष्या बस उसमें किया, मेरे कंटेंट पे जैसे स्ट्राइक आई तो फिर मैं क्लेम रेज करता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि इस पे सब सही है, ये चीजें आपने जो 4 पॉइंट लिखे थे वो वापस भी उसको कंटेंट को वापस हम ले भी आते हैं। लेकिन अब वो मशीन की लड़ाई होती है। इस एल्गोरिदम को जो नेगेटिवली समझ गया कि यार अच्छे चलते हुए संजीव जी के चैनल को मुझे डाउन करना है, मैं उस पर धड़ाधड़ 100 लोगों से शिकायत डलवा दूं, लेकिन फिर क्या होता है वो शिकायतें गलत निकली तो फिर उन यूजर्स को वापस एंटरटेन नहीं करती मशीन। ये भी उसमें एक चीज है। अपन ऑलमोस्ट आज का टाइम ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको थ्योरी से प्रैक्टिकल पे लाएंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज सर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग तैयार हैं? एक एक्सरसाइज करें। ओके सर। है ना, हम 8 मिनट और लेते हैं, मतलब टोटल 10 मिनट ये बढ़ जाएगा आज का सेशन। फिर कल में आज जो जो चीजें मिस हुई हैं हम उन्हें कल कवर करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बात करें। आपके पास सबके पास नोटपैड होंगे या दूसरा डिवाइस होगा, जो भी आपके पास इस वक्त साधन है, डिजिटल डिवाइस है, फोन है, कागज पेन है, उसको अपने साथ ले लीजिए। पेन है तो पेन ले लीजिए, लिखना है तो स्क्रीन पे लिखिए। एक बार 1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए सभी लोग। ये योगा क्लास नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ यूनिक, मैंने कहा था रूटीन और यूनिक का कॉम्बो करेंगे। एक बार आंख बंद कीजिए। आप जिस भी उम्र के हैं, एक बार अपनी उम्र के बारे में सोचिए। अब एक बार उस सन में चले जाइए जब आप इस धरती पर आए थे। महसूस कीजिए, मन की आंखों से महसूस कीजिए कि क्या आप देख पा रहे हैं बचपन में किस किस की गोद में रहे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़िए, स्कूल के डेज याद कीजिए। और आगे बढ़िए, कुछ अच्छे दोस्त याद कीजिए बचपन के, जिनके साथ बदमाशियां की होंगी, मार खाई होगी, झगड़ा किया होगा। थोड़ा आगे बढ़िए, कॉलेज गए होंगे, स्कूल से निकलकर कॉलेज जाना, कितने सपनों के साथ कि हाँ हम जवान हो गए, उमंगे, उत्साह। नौकरी, बिजनेस, जिस भी वक्त जहाँ जो चीज आजीविका का साधन चुना होगा उसे याद कीजिए। जीवन में आई सबसे बड़ी परेशानी के बारे में सोचिए एक बार। आज तक के आपके पूरे जीवन में कोई एक परेशानी जिसने आपको परेशान किया, उस पर एक बार स्ट्रेस कीजिए। माथे पर त्योड़ियां आ रही हैं तो आने दीजिए, पर याद कीजिए जीवन में आई सबसे बड़ी खुशी को याद कीजिए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, आंखें खोल लीजिए धीरे धीरे। अब आंखें खोल के हमने जो 1 से सवा मिनट में जो एक एक्सरसाइज की, हम एक फ्लैशबैक में चले गए। उसमें से कोई भी यादगार चीज जो आपके साथ हुई, चाहे आपको आपके स्कूल का दिन याद आया हो, चाहे आपके बचपन याद आया हो, अपने अपने जिस भी डिवाइस आपके पास, पेन, पेंसिल, फोन, जहां कहीं भी है, किसी एक जगह एक शब्द में किसी एक मेमोरी को लिखिए। सिर्फ एक शब्द में आपको यादगार कोई सी भी, आपको झगड़ा याद आया हो, आपको सबसे बुरा समय याद आया हो, आपको सबसे खूबसूरत लम्हा याद आया हो, आपको माँ याद आई हो, आपको भाई याद आया हो, पड़ोसी याद आया हो, आपको पहला प्यार याद आया हो, जो भी आया हो, एक शब्द में लिख लीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सबने लिख लिया होगा।
उसको आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर सर अलाउ है सबको पोस्ट करना? ठीक है, आप सब अपने नाम के साथ, क्योंकि सबके पास नंबर सेव नहीं होंगे, अपना जो शब्द लिया है उसकी फोटो खींच के, स्क्रीनशॉट खींच के आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसे शेयर कर देंगे। अभी करना चाहें अभी कर दीजिए, 5 मिनट बाद करना चाहें 5 मिनट बाद कर दीजिए। अब टास्क, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वो शब्द लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो स्पीकर ऑन करके बात बोले, मेरे समझाने में, मेरे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही हो? सभी ने लिख लिया है मान लें अपन? नेटवर्क इशू के कारण मैं सुन नहीं पाई, कुड यू प्लीज रिपीट वन मोर? सोना जी, हमने ये बात कही, आपने वो एक्सरसाइज सुन ली थी जो मैंने पूरी 1 मिनट की एक फ्लैशबैक में हम चले गए थे? डिस्टर्ब हो गया था कि कॉलेज की यादें और वो सारी बातें तो सुनी थी। ठीक है, जितनी बातें आपने सुनी उनमें से किसी भी एक बात को याद करते हुए आप कोई एक शब्द लिखिए। मान लीजिए आपको आपके बचपन का सिनेरियो आंखों के सामने आया हो, मान लो आपको किसी से झगड़ा याद आया हो, मान लो आपको शादी का दिन याद आया हो, मान लो आपको कॉलेज का दिन याद आया हो, जीवन का सबसे बुरी घटना याद आई हो, जीवन की सबसे अच्छी घटना याद आई हो, एक शब्द में किसी एक मेमोरी के बारे में अपने पास लिख लीजिए, कागज में, व्हाट्सएप पे, किसी भी एक जगह, और जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस पूरी वर्कशॉप का उसमें शेयर कर दीजिए अपने नाम के साथ। मान लीजिए आपने स्क्रीनशॉट डाला तो उसको फिर टैग करते हुए अपना नाम लिख दीजिए, ये मेरा शब्द है। ठीक है, सबके साथ क्लियर? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है टास्क में किसी को? ये तो अभी की जस्ट एक्सरसाइज थी कि आप फ्लैशबैक में गए और उसे एक शब्द में आपको कोई एक घटना लिखनी थी। अब आपका यहाँ से एक होमवर्क शुरू होता है, क्योंकि आज हमारा बहुत सारा औपचारिकताओं में, इंट्रो में समय चला गया। हम कल ठीक 6:30 बजे जब जुड़ेंगे तो हम जिस चीज के साथ इस मीटिंग में, इस वर्कशॉप में होंगे, आपको आपने जो शब्द अभी लिखा है, एक शब्द आपकी मेमोरी में जाके उस पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है, 1 लाइनर। टास्क क्लियर है? जी सर, बिल्कुल सिर्फ क्लियर। अभी आपने एक शब्द लिख के अभी आप शेयर कर रहे हैं, कल जब आप आएंगे तो आपको एक लाइन लिख कर लेके आनी है। लेकिन ये सोचना है कि कल सृष्टि का अगर अंत हो जाए और 1000 साल बाद जब खुदाई में जब आपका वो शब्द और उसके आगे लिखी हुई एक लाइन निकले तो आने वाली पीढ़ी उस एक लाइन की व्याख्या कैसे करेगी? अगर वो लिखी हुई हमारी अंतिम पंक्ति होगी तो वो, मान लीजिए किसी ने आस्था लिखा तो वो आस्था से जुड़ी हुई एक पंच लाइन, कोई भी आपका कंटेंट का रूप आपका हो सकता है। 1000 साल बाद खुदाई में जब वो एक लाइन निकलेगी तो उस लाइन की व्याख्याएं कैसे होंगी, लोग कैसे उसको मोहनजोदड़ो से जोड़ेंगे, कि उसको हड़प्पा से जोड़ेंगे, कि उसे मिस्र की सभ्यता से जोड़ेंगे कि हाँ यार कभी किसी ने एक लाइन लिखी थी। वो एक लाइन ऐसी हो कि वो हमारी आखिरी लाइन हो, तो ऐसा कंटेंट वो हमें एक लाइन में चाहिए। इसी की जर्नी फिर हम आपको, मैं अभी ये टास्क भी क्यों दे रहा हूँ ये बताऊंगा कि कैसे उससे हम थंब क्रिएट करेंगे, कैसे हम उस पर वीडियो जनरेट करेंगे, ये कल सब प्रैक्टिकली हम करेंगे, मैक्सिमम कल प्रैक्टिकल काम करेंगे। होमवर्क बस आपको एक लाइन लिख के आना है, अभी नहीं डालना, अभी सिर्फ आपको एक शब्द लिखना है, उस शब्द पे एक पंच लाइन, और मेरा इसमें ये है कि 20 लाइनें लिखिएगा, उसमें से एक चुनिएगा, ऐसा नहीं एक ही लाइन लिख दी। बेस्ट और आखिरी लाइन के बारे में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि वो आपकी आखिरी लाइन हो तो वो लाइन क्या होगी। इस आज आपके इस होमवर्क के साथ यहाँ एंड करेंगे और कल इसी के साथ शुरू करते हुए कल अपन पूरी तरह से यूट्यूब पे से फोकस करेंगे, इस कंटेंट को कैसे यूट्यूब का जनरेशन करें, यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, कैसे एडिट करें, कैसे थंब बनाएं, कल इस पे अपन आगे इसको बढ़ाएंगे। मैंने 10 मिनट का कहा था। संजीव सर, रुचि मैम, मुझे लगता है आज के लिए काफी है। बिल्कुल अमित सर। सबको नमस्कार। 7 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑडियंसेस एंड कंटेंट टाइप के प्रथम दिवस के सफल आयोजन पर हम आदरणीय अतिथिगण, सम्माननीय वक्ता, प्रतिभागी साथियों तथा आयोजन समिति के समस्त सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के सत्र में अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विषय पर श्री अमित शर्मा जी ने अत्यंत सहज, प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक शैली में अपनी बात प्रस्तुत की। उनका अनुभव, विश्लेषण एवं दृष्टिकोण प्रतिभागियों के लिए अत्यंत लाभकारी, प्रेरणास्पद सिद्ध हुआ। अमित सर, आपका हार्दिक आभार।
हम विशेष रूप से कार्यशाला के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर संजीव भानावत जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन से इस कार्यशाला का आयोजन संभव हो पाया। यह कार्यशाला कम्युनिकेशन टुडे जर्नल एवं राइटर रिजर्वायर ग्रुप के संयुक्त प्रयास का परिणाम है, जिसके लिए हम दोनों संस्थाओं तथा समस्त आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद प्रेषित करते हैं, जिनकी सक्रिय भागीदारी, उत्सुकता और संवादशीलता से इस सत्र को और अधिक अर्थपूर्ण एवं सार्थक बना दिया। हम आशा करते हैं कि आगामी सत्र भी इसी उत्साह, ऊर्जा और ज्ञानवर्धन के साथ संपन्न होंगे। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया कल भी निर्धारित समय पर कार्यशाला में सम्मिलित हो। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। सब ग्रुप फोटो के लिए हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग अपने वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए। ये प्रेजेंटेशन अमित जी एक बार स्टॉप कर दीजिए ना। सभी से अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें, मैं एक फोटोग्राफ ले लूं। थैंक यू अमित सर, थैंक यू भरत सर। कल शाम को मिलता है 6:30 सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। 6:15 थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल 6:15 पे जुड़ जाइएगा, 6:30 से बस कल प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। ठीक है। यस सर।